तो भाई इस वीडियो में मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, हिंदी में बोले तो भाई संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य, इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ये जो सब्जेक्ट है भाई ये ऑल यूजी कोर्सेज में होता है, किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में मिलता है, किसी को सेकंड सेमेस्टर में मिलता है। सिलेबस वगैरह आप लोग देख सकते हैं। सिलेबस में भाई आप लोगों की जो है टोटल 3 यूनिट दी गई हैं और उन यूनिट्स के अंदर जो है मल्टीपल चैप्टर आप लोगों को दिए गए हैं। इसी सिलेबस से भाई इसी यूनिट से या इन्हीं चैप्टर से जो है हमने आप लोगों के लिए ये 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर तैयार करे हैं। और ये बात मैं लिख के दे सकता हूं, अगर भाई आप लोग इस वीडियो को देखकर चले जाते हो और इन नोट्स को पढ़ के चले जाते हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट होगे, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। अब जो भाई 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं वो आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहे होंगे। यही 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, जिसमें से भाई आप लोगों के जो शुरू के 5 क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये पांचों ये आप लोगों की फर्स्ट यूनिट में ही कवर अप हो जाएंगे। और बाकी के जो आप क्वेश्चन देख रहे हो 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये चारों क्वेश्चन आप लोगों के ये आप लोगों को सेकंड यूनिट में कवर अप करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो आप लोगों का 10वां क्वेश्चन है ये आप लोगों का थर्ड यूनिट से है। एक चीज और बताना चाहूंगा भाई मैं आप लोगों को, मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। इंग्लिश में भाई मैं एक्सप्लेन आप लोगों को नहीं कर पाऊंगा क्योंकि भाई आप लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा कम है और वीडियो बनाने में भाई कम से कम जो है 2 दिन से ज्यादा टाइम लगता है, तो मैं इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं बना पाया हूं। लेकिन घबराइए मत, ये सेम नोट्स जो है आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी ये सब्जेक्ट भी ऐसा है कि भाई आप लोग चाहे हिंदी में पढ़ लो या इंग्लिश में पढ़ लो, बात एक ही पड़ेगी, ज्यादा कुछ नहीं है। सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से रिलेटेड है जो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हो, तो ज्यादा आप लोगों को हिंदी इंग्लिश करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस सब्जेक्ट में। फिर भी आप लोगों को दिक्कत होती है तो भाई इंग्लिश मीडियम के डायरेक्ट नोट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और हिंदी मीडियम के भी आप लोगों को डायरेक्ट नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से जो है आप लोग इन नोट्स को इजिली एक्सेस कर पाओगे। बाकी भाई हर एक चीज कॉन्सेप्ट जो है मैंने कंप्लीटली वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझा ही दिया है। बात करते हैं भाई अपनी यूनिट की। यूनिट नंबर है हमारा 1, भारत का संविधान एक परिचय। इस यूनिट से भाई टोटल 5 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से भाई पहला तो आप लोगों का कानून के शासन के ऊपर बनता है, दूसरा भाई आप लोगों का भारत के संविधान के परिचय के ऊपर बनता है, तीसरा जो होता है उसमें आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भारत के संविधान की विशेषताओं का वर्णन करो या महत्व का वर्णन करो। इन सब के साथ साथ भाई कभी कभी पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में बताओ या भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसके बारे में आप टिप्पणी दीजिए, उसके बारे में बताइए। या एक क्वेश्चन भाई आप लोगों से ये भी पूछ लेता है कि गांधी जी के धर्म के ऊपर विचार क्या थे, शॉर्ट नोट बनाइए इस चीज के ऊपर। टेंशन मत लो भाई, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, कैसे भी आप लोगों से घुमा फिरा के कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, मैं आंसर इतने अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा कि भाई आप आंसर जो है एग्जाम में बहुत इजीली लिखाओगे। शुरुआत करते हैं भाई अपने परिचय से। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि संविधान है क्या चीज। बहुत से लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो भाई, संविधान को आप एक दस्तावेज बोल सकते हो, एक बुक बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें क्या होता है किसी देश को चलाने के लिए सारे कायदे कानून नियम वगैरह, सरकार की शक्तियां, सरकार के अधिकार, हर एक बात जो है लिखी होती है देश को चलाने के लिए। तो इसी बुक को या इसी दस्तावेज को हम संविधान जो है कहते हैं। अब ये जो संविधान है ना भाई, ये एक जीवित पार्ट है। कहने का मतलब ये है कि संविधान भी जीवित है, संविधान में भी जान है, ऐसा भाई विश्लेषकों का मानना है, यानी कि पढ़े लिखे विद्वानों का मानना है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं भाई कि संविधान, यानी कि आप खुद सोचो एक बुक कैसे जीवित हो सकती है, उसमें जान कैसे हो सकती है, तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। तो आप लोगों को भाई ये तो पता ही होगा कि साइंस के अनुसार जिस भी चीज में बदलाव हो रहा है, जिस भी चीज में परिवर्तन हो रहा है, समझ लो उसमें जीवन है। ये सब चीजें आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ी होगी। तो अगर हम संविधान की बात करें तो भाई संविधान जो है इसमें भी तो बदलाव होता रहता है। आप भारत का ही संविधान ले लो एग्जाम्पल में, तो भाई जब से भारत का संविधान बना है क्या तब से उसमें कितने सारे बदलाव होते आए हैं। स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार बहुत सारे बदलाव जो है भारत के संविधान में हुए हैं और बाकी सारे देशों के संविधान में भी बदलाव होते रहते हैं। तो इसी वजह से भाई संविधान को जो है जीवित पार्ट बोला गया है, यानी कि संविधान भी जीवित होता है। अब भाई आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये संविधान बनाया किसने है भाई। तो भाई ये संविधान सभा ने बनाया। सभा यानी कि आप बैठक बोल सकते हो, इसमें बहुत सारे लोग थे, इन सारे लोगों ने मिलकर जो है ये संविधान बनाया, पूरा प्रिपेयर करा है।
अब इस सभा का चुनाव जो है वो 1946 में किया था कि इसमें कौन कौन से लोग जो है सभा में होने चाहिए, कौन कौन जो है संविधान बनाएगा। तो ये सारे लोगों ने फिर मिलकर जो है संविधान बनाया। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए ये जो संविधान सभा थी जिसने संविधान बनाया था, तो भाई इसकी पहली बैठक कब हुई थी, यानी कि सबसे पहले इन लोगों ने काम करना कब शुरू करा था। तो इसकी पहली बैठक हुई थी भाई आप लोगों की 9 दिसंबर 1946 को। ये सारी बातें भाई आप अपने जो है आंसर के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, जिससे आपका आंसर जो है बहुत अच्छा बन जाएगा। आप लोगों को ये भी नॉलेज होगी कि भाई इस संविधान सभा ने पूरा बना तो लिया संविधान को भारत के, लेकिन इसमें टाइम वगैरह कितना लगा। तो पूरा टाइम भाई आप लोगों का 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भारत के संविधान को बनाने में। ये रेडी हो चुका था आप लोगों का 26 नवंबर 1949 को बन के पूरा रेडी हो चुका था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तभी से हम जो है गणतंत्र दिवस बनाते आए हैं भारत में। ठीक है भाई। अब भाई जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन आज के टाइम पे लगभग 74-75 साल हो गए भारत को, और इसमें भाई 100 से ज्यादा जो है संविधान संशोधन हो चुके हैं अब तक। संशोधन का क्या मतलब है, यानी कि इसमें बदलाव हो चुके हैं 100 से ज्यादा 74 साल के अंदर अंदर। जबकि आप दूसरी तरफ अमेरिका या बाकी देशों के संविधान देखोगे तो उनमें भाई इतने ज्यादा बदलाव जो है नहीं हुए, इतने ज्यादा संशोधन जो है नहीं हुए, जबकि वो भारत के संविधान से भी बहुत ज्यादा पुराना है। अब भाई संविधान भी जो है वो 2 तरह के होते हैं। वो कैसे, एक होता है भाई लिखित संविधान और एक होता है अलिखित, जो लिखा हुआ नहीं होता। तो लिखित संविधान जो है, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भारत का संविधान कैसा है, तो भाई भारत का लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। तो ये तो थी भाई सिर्फ बेसिक नॉलेज भारत के संविधान के बारे में, जो आई होप आप लोगों को समझ में आई गई होंगी, और ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सी बातें इनमें से पता ही होंगी। अब भाई यहाँ पे पहले आप मेरी एक बात समझो, आपसे एग्जाम में इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, या फर्स्ट यूनिट से भाई कैसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो सबसे पहले आप लोगों को परिचय लिखना है, जो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर समझाया है। उसके बाद भाई आप लोगों को क्वेश्चन को देख के डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से कानून के शासन के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को परिचय लिखना है, जो मैंने आप लोगों को समझाया है। फिर आप लोगों को कानून के शासन के बारे में एक्सप्लेन करना है, बताना है अच्छे से। इसी टाइप से अगर आप लोगों से भाई संविधान के परिचय के बारे में, संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में पूछे, तो सबसे पहले आप लोगों को परिचय बताना है, फिर जाके आप लोगों को वो सारी विशेषताएं जो मैं अब आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा वो सारी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देनी है। सिमिलरली भाई आप लोगों से अगर संघीय व्यवस्था या धर्मनिरपेक्षता के बारे में पूछता है, तो भी आप लोगों को सबसे पहले संविधान का भाई परिचय देना है, फिर आप लोगों को संघीय व्यवस्था के बारे में बताना है, और फिर इसकी कुछ विशेषताएं जो है वो ऐड करके अपना आंसर खत्म कर देना है। मेन जो आप लोगों का क्वेश्चन बनता है वो बनता है यहाँ से। आप लोगों से पेपर में पूछ लेता जाता है कि भाई भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को इंट्रोडक्शन ही देना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा है। फिर भाई आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी विशेषताएं जो है बता देनी है। तो समझते हैं भाई हमारे भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला भाई विशेषता ये आप लोगों को पता ही होगी कि भारत का भाई सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारा लिखित संविधान तो है ही है, लेकिन सबसे लंबा संविधान है भाई हमारा। विश्व में किसी भी देश का जो है इतना लंबा संविधान नहीं है जितना हमारा संविधान है। अब ये भाई इतना बड़ा लिखित संविधान कैसे बन गया हमारा, क्योंकि भाई जब इसे बनाया गया था तब भाई इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, और इसके 22 जो है भाग थे। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये एक संविधान एक बुक है, इस बुक के टोटल भाई कितने 22 पार्ट है, यानी कि ये बुक जो है 22 पार्ट में बनी है। आपने भाई पहले प्रीवियस क्लासेस में या क्लासेस में देखा होगा ना, एक बुक के भाई 2-3 पार्ट होते हैं, लेकिन संविधान हमारा इतना बड़ा है, इसके टोटल 22 पार्ट है, 22 भाग है। रही बात अनुसूची की, तो टोटल इसमें 8 चैप्टर आप बोल सकते हो, और अनुच्छेद को आप टॉपिक्स जो है बोल सकते हो, यानी कि 395 टॉपिक्स है इसके अंदर। तो खुद सोचो भाई कितनी बड़ा संविधान है हमारा, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। और इसके पीछे रीजन यही है कि भाई इसमें जो है 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे जब इसे अपनाया गया था, यानी कि जब ये पहली बार आया था। लेकिन आज के टाइम पे देखेंगे तो ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़ गई, और बढ़ के कितनी हो गई भाई, अनुच्छेद जो है आज के टाइम पे 448 के आसपास है, अनुसूची जो है आप लोगों की भाई 12 अनुसूची हो गई, और भाग जो है अब आप लोगों के 25 भाग हो गए। तो इसी वजह से भाई भारत का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये एक हमारे संविधान की विशेषता थी। अगला है भाई हमारी विशेषता,
हमारा सफलतम संविधान है। अब वो कैसे भाई, आप दुनिया में और देशों को भी देखोगे तो बहुत से संविधानों को क्या है दोबारा से क्रिएट करा गया है, लेकिन हमारा संविधान जो है जब से बना है तब से भाई इसमें बहुत सारे चेंजेस तो करे हैं हम लोगों ने, लेकिन इसे दोबारा कभी क्रिएट नहीं करा। ये वैसी का वैसी है, इसकी मूल संरचना जो है वैसी की वैसी है, बस समय के अकॉर्डिंग जो है हम थोड़े थोड़े बदलाव इसमें करते रहते हैं, संशोधन करते रहते हैं। तो ये भी एक हमारी जो संविधान की विशेषता है। अगली संविधान की विशेषता क्या है भाई हमारी, ना ज्यादा कठोर है हमारा संविधान और ना ही ज्यादा लचीला है। कहने का मतलब ये है कि भाई हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग भाई संविधान में संशोधन वगैरह तो कर सकते हैं, बदलाव तो कर सकते हैं, लेकिन बदलाव जो है अगर खुद सोचो इतनी आसानी से होने लगेंगे तो कोई भी मिसयूज कर लेगा भाई हमारे संविधान का। तो इतनी आसानी से भाई बदलाव भी नहीं होते हमारे संविधान में, बदलाव हो भी जाते हैं लेकिन आसानी से नहीं होते। तो यही सेंस है भाई, ना ज्यादा कठोर और ना ज्यादा लचीला है हमारा संविधान। अगली विशेषता है भाई हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का जो है प्रावधान किया गया है, और ये मौलिक अधिकार जो है भाई लोगों के विकास के लिए बहुत जरूरी है, भारत के लोगों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसके बारे में भाई आप लोगों को संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में जो है मिल जाएगा लिखा हुआ, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। वैसे आप लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में पता ही होगा कि भाई हमारे जो है वो मौलिक अधिकार कितने हैं, नहीं पता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है टोटल भाई आप लोगों के पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब टोटल सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार बचे हैं। जो 7वां अधिकार था मौलिक अधिकार उसे भाई हटा दिया गया है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत, और वो मौलिक अधिकार आप लोगों को संपत्ति का अधिकार था। तो अब बस ये 6 मौलिक अधिकार जो है बचे हैं हमारे। इसी टाइप से भाई अगली विशेषता जो है हमारी 5वीं विशेषता वो है मौलिक कर्तव्य। तो भाई संविधान में हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी लिखे हैं जिन्हें हम सभी नागरिकों को जो है फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन भाई इसे एक चीज और याद रखना, जो हमारा ओरिजिनल संविधान था यानी कि जो सबसे पहला संविधान हमने बनाया था ना, जो लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम पे भाई मौलिक कर्तव्य जैसी कुछ भी चीज नहीं थी हमारे संविधान में। ये बाद में भाई 1976 में जाके 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जुड़ा है मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में। और 1976 में भाई आप लोगों के जो मौलिक कर्तव्य दिए गए थे संविधान में वो टोटल 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, लेकिन भाई 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिए, यानी कि अब जो आप लोगों के मौलिक कर्तव्य हैं वो टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य है जिन्हें भाई भारत के सभी नागरिकों को जो है निभाना चाहिए अच्छे से। अब वो मौलिक कर्तव्य कौन से हैं तो भाई उन सब की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है, इन्हें आप खुद से जो है पढ़ लीजिएगा। नोट्स वगैरह आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप लोगों को सब कुछ सीक्वेंस वाइज जो है देखने के लिए मिल जाएगा। बढ़ते हैं भाई अपना 6th जो हमारी विशेषता है संविधान की वो है भाई एकल नागरिकता। अब आप लोगों को ये तो पता है कि भाई भारत में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे लिंग के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाओं के लोग रहते हैं और बहुत सारी नस्ल के लोग रहते हैं, लेकिन भारत का संविधान सिर्फ भाई एकल नागरिकता का ही प्रोविजन जो है प्रोवाइड कराता है, यानी कि भारत के संविधान में एक ही नागरिकता की बात की गई है। भारत का नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह पर रहता हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी नस्ल हो, उसकी कोई भी जाति हो, उसकी नागरिकता एक ही रहेगी, अलग अलग नागरिकता नहीं होगी। और नागरिकता का नाम क्या है भाई हमारी भारतीय। हम बोलते हैं ना कि हम भारतीय हैं, तो ये हमारी नागरिकता है। भारत में रहने वाले सभी लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त है। तो यही एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे संविधान में, जो हर किसी के संविधान में नहीं होता। ठीक है भाई। 7वां है भाई हमारा विशेषता वो है भाई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसे भी भाई आपने पढ़ा ही होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी। इसका मतलब ये है कि भाई आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, अमीर हो या गरीब हो, या आप कहीं भी रहते हो भारत के अंदर, अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप भाई अपना जो है वोट दे सकते हो अगर आपकी उम्र जो है पूरी हो चुकी है। ये जो उम्र जो है वोट देने की वो 18 साल है, आप लोगों को पता ही होगा। पहले 21 साल हुआ करती थी, लेकिन अब जो है 18 साल इसे कर दी गई है। तो 18 साल की उम्र का कोई भी बंदा हो, चाहे वो भाई किसी उसकी कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी धर्म हो, अमीर हो या गरीब हो या कुछ भी हो, बस नागरिक होना चाहिए भारत का, तो भाई वो अपना जो है वोट डाल सकता है। तो यही है हमारा भारत का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो हर किसी देश में नहीं होता है। इस वजह से हमारी संविधान की एक विशेषता है। अगली विशेषता है भाई हमारे संविधान की
धर्मनिरपेक्षता। अब मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं भाई, भारत में जो है कई तरीके के धर्म है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे धर्म जो है भारत में छोटे मोटे और कई तरीके की जातियां हैं। तो इसलिए भाई भारत के संविधान में जो है धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान जो है किया गया है, जिसका मतलब ये है कि भाई भारत का संविधान जो है वो किसी भी एक स्पेशल धर्म को जो है स्पेशल अधिकार नहीं देता, कुछ स्पेशल नहीं मानता। सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाता है भारत में। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को विशेष अधिकार दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है भारत में। और इस चीज का प्रावधान जो है आप लोगों को संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज और जानने वाली है कि भाई धर्मनिरपेक्षता के बारे में पहले एक्सप्लेन तो था हमारे संविधान में, लेकिन धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं था, इसे कुछ और तरीके से बातों से लिखा हुआ था, लेकिन इस धर्मनिरपेक्षता शब्द का यूज नहीं किया गया था। लेकिन भाई 42वां संविधान संशोधन के तहत इस धर्मनिरपेक्षता शब्द को भी जोड़ दिया गया भारत के संविधान में और प्रस्तावना में भी जोड़ दिया गया। तो आई होप आप लोगों को धर्मनिरपेक्षता वाला भी जो है समझ में आ गया होगा। इसे आगे पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कुछ और बातें लिख रखी है, ज्यादा खास नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगली विशेषता की, वो है भाई हमारी समाजवाद। तो भाई समाजवाद होता क्या, पहले तो ये समझो। देखो भाई, समाज के जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, इन लोगों की भलाई के बारे में सोचना ही समाजवाद कहलाता है, आप एक तरीके से कह सकते हैं इन शॉर्ट में। तो भाई भारत में जो मूल भारत का संविधान था, यानी कि ओरिजिनल जो संविधान था भारत का, जब शुरू में लागू हुआ था, उस टाइम पे भाई भारत में समाजवाद नाम का कोई शब्द जो है नहीं था भारत के अंदर, लेकिन समाजवादी विचार जरूर जुड़े हुए थे भाई भारत में, यानी कि समाजवादी सिद्धांत जरूर जुड़े हुए थे। और वो आप लोगों के कहां पे जुड़े हुए थे भाई, भाग 74 में जुड़े हुए थे संविधान के, जिसमें भाई संविधान में समाज के गरीब लोग, पिछड़े हुए लोगों की स्थिति सुधारने के लिए बहुत सारी जो है प्रावधान किए गए थे, बहुत सारी व्यवस्था जो है की गई थी। फिर भाई जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने भाई क्या करा, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में समाजवाद शब्द को भी जोड़ दिया हमारे संविधान में। तो ये भी भाई एक विशेषता है हमारे संविधान की। आई होप आप लोगों को समाजवाद का मतलब समझ में आ ही चुका होगा। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट विशेषता की, वो है भाई हमारी संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था को भी मैं आप लोगों को फटाफट समझाता हूं। देखो भाई, आप लोगों को पता ही होगा भारत में जो सरकार होती है वो कैसे होती है। मान लो सरकार ये रही, ठीक है, तो सरकार भाई भारत में 2 लेवल की होती है। एक होती है भाई केंद्र सरकार, जो पूरे देश की सरकार होती है, जिसमें हम पीएम मुख्य होता है, और आज के टाइम पे मोदी जी इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं। दूसरी होती है भाई राज्य की सरकार, और हर राज्य की अलग अलग सरकार होती है, जिनकी मुख्य जो पद होता है, मुख्य जो पोस्ट होती है वो होती है सीएम की, जिसमें हर राज्य में अलग अलग सीएम आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे दिल्ली की बात करें तो भाई आप लोगों के केजरीवाल जी हैं, यूपी की बात करें तो भाई आदित्य योगीनाथ जी हैं। तो इसी टाइप से अलग अलग राज्यों के अलग अलग सीएम होते हैं। तो यही चीज भाई भारत की जो सरकार की पावर है वो 2 हाथों में बांट दी है, यानी कि 2 स्तर पे बांट दी है। इसी को संघीय व्यवस्था जो है बोला जाता है। और ये चीज आगे चलकर भाई 3 स्तरों में हो गई थी। पहले तो सिर्फ 2 स्तर में थी, आगे चलकर ये टोटल 3 स्तर में हो गई। फिर आप लोगों को पता तीसरा स्तर कौन सा है भाई, स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर में भी भाई 2 सरकारें आती हैं। कौन सी, एक आती है आप लोगों की गांव वाली सरकार और एक आती है नगर वाली सरकार। गांव वाली सरकार इन द सेंस जिसे आप पंचायत वगैरह कहते हो ना, वो होती है गांव वाली सरकार, और नगर निगम जिसे आप कहते हो ये होती है हमारी शहर वाली सरकार। तो इस टाइप से भाई भारत की संघीय व्यवस्था जो है ये 3 स्तरीय हो चुकी है आज के टाइम पे, लेकिन शुरू में सिर्फ 2 स्तरीय थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगी संघीय व्यवस्था। अब ये जो संघीय व्यवस्था है ना भाई, ये हमने भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से जोड़ी है, यानी कि इसका प्रावधान कनाडा के संविधान को देखकर ही हमने किया है अपने संविधान में। और इसके बारे में भाई भारत की अनुसूची 7 में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अब भाई सरकारों का क्या क्या काम होना चाहिए, इन तीनों सरकारों का क्या क्या काम होना चाहिए, 2 सरकारों का इनका क्या काम होना चाहिए, इसके लिए भाई भारत ने जो है सूची बना रखी है अपने संविधान में, जिन्हें हम भाई केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। जो केंद्र सूची है इसमें भाई आप लोगों के जो पूरे देश की सरकार होती है, केंद्र सरकार, जिसमें भाई पीएम पोस्ट होती है इंपॉर्टेंट, उनके कामों के बारे में लिखा होता है केंद्र सूची में। और राज्य सूची में भाई जो सीएम के होते हैं, राज्य की सरकार होती है, उनके कामों के बारे में लिखा होता है। और समवर्ती सूची में कुछ ऐसे कामों के बारे में लिखा होता है जिन पे भाई सीएम और पीएम दोनों की सरकारें जो है मिलकर काम कर सकती हैं। बढ़ते हैं भाई अगली विशेषता की तरफ, वो है भाई हमारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाई नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए।
देखो भाई क्या है, जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान सभा के एक सलाहकार हुआ करते थे जो थे हमारे BN राव। कौन थे भाई? BN राव। तो ये BN राव जो थे, इन्होंने सलाह दी संविधान सभा को कि भाई मौलिक अधिकार जो है हमारे वो दो तरीके के होने चाहिए, जिसे भाई मौलिक अधिकार 1 के नाम से और मौलिक अधिकार 2 के नाम से जो है लिखा जाना चाहिए संविधान में। देखो भाई इनके विचार को मान तो लिया गया, लेकिन इस नाम से जो है बिल्कुल भी नहीं रखा गया इन चीजों को। मौलिक अधिकार आप जानते हो है, लेकिन जो मौलिक अधिकार 2 की भाई बात करी थी BN राव जी ने, उसको आज भाई हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं भाई। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्या है। मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। उस टाइम पे भाई संविधान सभा को ये लगा कि लोगों को कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए जो संविधान उन्हें देता हो और उनसे कोई और छीन नहीं सकता हो। तो उन सारे अधिकारों को इन्होंने रख दिया मौलिक अधिकारों में। और दूसरी तरफ भाई कुछ ऐसे भी अधिकार होंगे जो जगह और परिस्थिति के अनुसार लोगों को मिलने चाहिए, तो उन सारे अधिकारों को रख दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिसके तहत क्या करते हैं भाई, राज्य परिस्थिति और जगह के अकॉर्डिंग जो है लोगों को सुविधाएं या अधिकार जो है प्रोवाइड कराते हैं। आज के टाइम पे आप देखोगे बहुत से राज्यों में अलग अलग कानून आप देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण से रिलेटेड अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हो सकते हैं, शिक्षा वगैरह से रिलेटेड थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, समारोह वगैरह से यानी कि पार्टी वगैरह कोई कर रहा हो उनसे रिलेटेड कानून वगैरह अलग हो सकते हैं। तो बहुत सारे जो कानून है, बहुत सारे जो अधिकार है जो राज्य स्तर पर ही अलग अलग होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इसके बारे में भाई हमारे संविधान में जो है वो भाग 4 में जो है लिखा गया और अनुच्छेद भाई 36 से 51 के बीच में लिखा हुआ है इन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और इसका प्रावधान भाई हमने कहां से लिया है? इसका प्रावधान हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बाकी ये जो लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा, इन्हें पढ़ने की भी वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मौका मिला तो कभी आप लोगों को इनको डीप में पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं। बढ़ते हैं भाई अपने 12th विशेषता की ओर, वो है भाई हमारी स्थानीय सरकार या स्वशासन। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी पहले ऊपर संघीय व्यवस्था पढ़ाई थी, जिसमें मैंने बताया था सरकार जो है वो 2 स्तरीय थी, फिर जाके जो है तीसरे स्तर पे हो गई, जिसे हम कहते हैं स्थानीय सरकार या स्वशासन। तो ये वही विशेषता है भाई हमारी। और ये कब जुड़ी थी भाई? ये जुड़ी थी 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। और ये स्थानीय सरकार के भाई जो सपना था वो हमारे महात्मा गांधी जी ने देखा था, क्योंकि महात्मा गांधी जी का मानना था कि अगर भाई भारत को विकास करना है, भारत का विकास करना है, तो सबसे पहले भारत के भाई जो ग्रामीण लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका विकास करना होगा। इस वजह से स्थानीय शासन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी भाई हमें जो है हर जगह की प्रॉब्लम के बारे में पता चल पाएगा। तो ये भी भाई एक हमारी विशेषता थी। अब भाई कुछ अलग से टॉपिक जो है आप लोगों की बुक वगैरह में दिए गए हैं, आप लोगों के सिलेबस में दिए गए हैं, लेकिन ये जो मैं टॉपिक्स अब आप लोगों को कराने वाला हूं, ये भी कहीं ना कहीं भाई हमारे संविधान की जो है विशेषता है। जैसे कि भाई आप लोगों का पहला टॉपिक है, आप लोगों की बुक में आप लोगों को संघीय गणराज्य के नाम से देखने के लिए मिल जाएगा, या इसके अलावा एक और टॉपिक दिया गया है जो आप लोगों का शक्तियों का पृथक्करण के नाम से देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को भाई मैं ऑलरेडी आप लोगों को संघीय व्यवस्था ऊपर समझा चुका हूं, उसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संघीय व्यवस्था कह लो या संघीय गणराज्य कह लो, बात एक ही है। रही बात भाई शक्तियों का पृथक्करण, तो कहीं ना कहीं ये भी टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि भाई भारत में जो है जो शक्ति है, जो पावर है, वो किसी भी एक हाथ में नहीं दी गई है, बल्कि अलग अलग करके जो है दी गई है। जैसे विधायिका को अलग शक्ति है, न्यायपालिका को अलग शक्ति है और कार्यपालिका को अलग शक्ति दी गई है। तो इसी चीज को बोला जाता है भाई शक्तियों का पृथक्करण। इसी टाइप से भाई अगर हम गवर्नमेंट के लेवल पे देखें तो वो भी भाई शक्ति जो है एक ही गवर्नमेंट को नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि भाई केंद्र सरकार की अलग शक्ति है, राज्य सरकार की अलग शक्ति है, और जो हमारी स्थानीय सरकार आती है कहीं ना कहीं उन्हें भी थोड़ी बहुत पावर जो है दी गई है। तो इसी चीज को बोलते हैं भाई शक्तियों का पृथक्करण। आई होप आप लोग ये टॉपिक जो है समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं भाई दूसरा टॉपिक जो है वो है हमारा कानून का शासन। ये भी भाई संविधान की एक विशेषता है, और इसका साफ सिंपल सा मतलब ये है कि कानून भाई सबसे ऊपर है, यानी कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। अब ये चीज भाई आई कहां से? हमारे संविधान में या बाकी देशों के संविधान में? तो भाई ये फ्रांस के एक वाक्यांश से लिया गया है। वाक्य क्या था भाई फ्रांस का? ले प्रिंसिपा दे ला लीगलाइट। तो ये एक भाई वाक्यांश था फ्रांस का, जिससे ये कानून का शासन का प्रावधान जो है लिया गया है। अब कानून के शासन के अकॉर्डिंग भाई जो सरकार होती है ना किसी भी देश में, वो कानून के द्वारा चलनी चाहिए, यानी कि कानून
के अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है उसे चला रहा है, यानी कि व्यक्ति के अकॉर्डिंग नहीं चलनी चाहिए, बल्कि कानून के अकॉर्डिंग सरकार को चलना चाहिए। इसी को कहते हैं भाई कानून का शासन, क्योंकि कानून सबसे ऊपर है। अब इसमें भाई 3 बातें और आती है कानून के शासन में, जैसे कि भाई आप लोगों का सबसे पहला है कानून की सर्वोच्चता, यानी कि कानून जो है वो सबसे सर्वोच्च है और कानून भाई सभी पर जो है लागू होता है, चाहे वो देश का नागरिक हो या देश का नागरिक ना हो, सभी पे जो है कानून लागू होता है। वो कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो, सभी पे जो है कानून लागू होता है। इसके साथ साथ जो दूसरी बात आती है वो है भाई कानून के समक्ष समानता, यानी कि इसका मतलब यह है कि भाई कानून जो है वो सबके लिए ही समान है, चाहे वो बंदा कितना ही अमीर हो, उसकी पोस्ट कुछ भी हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री तक क्या क्यों ना हो, कानून सबके लिए समान होगा, चाहे वो कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, कोई चीज मैटर जो है नहीं करती है, कानून सबके लिए जो है समान रहने वाला है। और तीसरी जो बात की गई है इसमें, तीसरी बात ये की गई है कि भाई कानून की प्रबलता, प्रबलता मतलब होता है एक तरीके से भाई मजबूत, किसी को मजबूत बनाए रखना। तो भाई कानून को मजबूत बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था वगैरह होनी बहुत जरूरी है, यानी कि एक सिस्टम होना जरूरी है जो कानून की देखरेख करे, कानून को बनाए रखे पूरे देश में। तो इसके लिए भाई स्वतंत्र न्यायपालिका का जो है प्रावधान किया गया है, तभी भाई सभी देश में जो है न्यायपालिका होती है और भारत में स्पेशली जो है स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कानून का शासन। ये जो 3 बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, इन्हें कानून के शासन के 3 स्तंभ भी बोला जाता है। बाकी डीप में आप खुद से पढ़ लीजिएगा, नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगला जो टॉपिक आप लोगों को दिया गया है बुक में वो है भाई संप्रभुता। संप्रभुता को भाई इंग्लिश में सोवरेनिटी कहते हैं, और मैं अगर आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझाऊं संप्रभुता का, तो भाई मान लो ये रहा एक देश, तो इस देश का पूरा कंट्रोल उस देश के लोगों के हाथ में है, उस देश के पास है, तो इसे ही कहेंगे कि भाई वो देश संप्रभु देश है। जैसे कि भाई हम एग्जांपल लेते हैं भारत का, भारत जो है भाई, भारत का पूरा कंट्रोल किसके पास है? भारत के नागरिकों के पास है, क्योंकि भारत में भारत के लोग ही डिसाइड करते हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, और जनता चाहे तो भाई उन्हें वोट ना देकर उस पद से हटा भी सकती है। इसके साथ साथ भाई कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई मुद्दे वगैरह होते हैं तो भाई भारत के ऊपर जो है किसी का दबाव नहीं होता, किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, भारत अपने डिसीजन जो है खुल के ले सकता है। तो इसी चीज को बोला जाता है भाई सोवरेनिटी, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण कंट्रोलेशन जिस देश के पास होता है भाई उसी कहते हैं संप्रभु देश, जैसे कि हमारा भारत देश है। लेकिन भाई अगर हम बात करें दूसरे देशों की, जैसे कि भाई ब्रिटेन हो गया या ब्रिटेन जैसे कुछ और भी देश हो गए, वहां पे भाई पूरा कंट्रोल जो है वहां की जनता के हाथों में नहीं होता। जैसे कि भाई ब्रिटेन में अगर आप देश का राष्ट्रपति वगैरह चुनते हो या प्रधानमंत्री वगैरह चुनते हो, बेसिकली आप प्रमुख बंदा जो होता है देश का, जिसके पास सारी पावर होगी, तो उसे भाई ब्रिटेन में जनता नहीं चुनती, उसके लिए कोई वोटिंग वगैरह जो है ब्रिटेन में नहीं होती, बल्कि वो सारी चीजें कैसे होती है, वंशानुगत होती है। वंशानुगत इन द सेंस, मान लो कोई बैठा हुआ है अभी उस पोस्ट पे, फिर जब वो भाई उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद कोई उसका रिश्तेदार या जो भी उसके रिश्ते में लगता होगा वो आके बैठ जाएगा उस पोस्ट पे, तो इसे कहते हैं भाई वंशानुगत। जबकि भारत में ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, भारत में ऐसा नहीं होता, भारत में चुनाव कराए जाते हैं, कोई वंशानुगत वाला सिस्टम नहीं है। तो इस वजह से भारत जो है एक संप्रभु देश है, क्योंकि भारत के पास जो सत्ता है, जो पावर है, वो लोगों के पास है और लोग ही सबसे ऊपर है। बात करते हैं भाई अपने अगले टॉपिक की, जो है भाई लोकतंत्र। ये भी टॉपिक बहुत आसान है, बट ये सारे टॉपिक आप लोगों को अलग से दिए गए हैं आप लोगों की बुक में, लेकिन भाई ये सारी विशेषता ही है आपके संविधान की। अब लोकतंत्र भाई आपने ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, लोक मतलब होता है लोग और तंत्र मतलब आप लोगों का होता है शासन। तो यानी कि इन शॉर्ट में आप लोगों को समझाऊं तो लोगों के शासन को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। और भारत में आप लोगों ने देखा लोगों का ही शासन होता है भाई, लोग ही वोट डालते हैं, लोग ही राष्ट्रपति चुनते हैं, लोग ही उपराष्ट्रपति चुनते हैं या सभा के सदस्य वगैरह चुनते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह चुनते हैं, सीएम वगैरह चुनते हैं। तो देखा जाए तो पूरा कंट्रोलेशन किसके हाथ में है भाई? लोगों के ही हाथ में। तो इसी को कहते हैं हम लोकतंत्र। यहाँ पे एक कंफ्यूजन आप लोगों को ये हो रही होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का तो चुनाव लोग नहीं करते बल्कि नेता वगैरह मिलके करते हैं। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई, वो नेता वगैरह मिलके करते हैं, लोग वगैरह मिलके नहीं करते। बट क्या आप खुद सोच के देखो, वो जो नेता हैं
उन्हें तो भाई लोगों ने चुन के भेजा है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी किसने चुना है? लोगों ने ही चुना है। आई होप आप लोगों को ये लोकतंत्र भी समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं भाई अपने धर्मनिरपेक्ष की। ये टॉपिक भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को ऊपरी विशेषता में पढ़ा चुका हूं, अलग से आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाला। यहाँ पे बस आप लोगों के बुक में एक शब्द और जोड़ दिया गया है, सर्वधर्म समभाव। इसका मतलब क्या है ये आप लोगों को समझा देता हूं। मैंने यहाँ पे अलग से नीचे लिख रखा है सर्वधर्म समभाव का मतलब। अब ये भाई सर्वधर्म समभाव जो है वो हिंदू धर्म की एक अवधारणा है, यानी कि हिंदू धर्म में एक सोच है और उस सोच को नाम क्या दे दिया गया है? सर्वधर्म समभाव। अब वो सोच क्या है या वो विचार क्या है हिंदू धर्म के अंदर? वो सोच ये है, वो विचार ये है कि भाई हिंदू धर्म ये कहता है कि सभी धर्मों के रास्ते जो है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों का जो लक्ष्य है, सभी धर्मों का जो नियत है वो सब एक ही है। और इसी को बोला गया सर्वधर्म समभाव, यानी कि सारे धर्म और समान भाव। भाव मतलब फीलिंग, लक्ष्य, नियत। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज। मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। सर्वधर्म समभाव जो है भाई ये एक हिंदू धर्म का विचार है, और इस विचार के अनुसार क्या है कि सभी धर्मों के जो है रास्ते बेशक अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल जो है वो सभी धर्मों की एक ही है। यानी कि कोई भी धर्म आप लोगों को ये नहीं सिखाता कि तुम एक दूसरे से बैर करो, लड़ाइयां करो, मारपीट करो, ऐसी कुछ गलत बातें जो है कोई भी धर्म नहीं सिखाता, बल्कि सभी धर्म ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में जो है शांति बनी रहे। फिर चाहे वो भाई मुस्लिम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो या ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सारे धर्म एक ही चीज चाहते हैं कि पूरे विश्व भर में शांति बनी रहे। सबका लक्ष्य एक ही है, कोई गलत चीजें जो है कोई भी धर्म आप लोगों को नहीं सिखाता। तो ये विचार है भाई हिंदू धर्म का, और इस विचार को ही नाम दिया है भाई सर्वधर्म समभाव। अब ये जो विचार है ना भाई, इस विचार को गांधी जी ने बहुत फॉलो किया, साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी ने भी बहुत फॉलो किया, और रामकृष्ण परमहंस जी जो है उन्होंने भी बहुत ज्यादा जो है इस विचार को माना, इस विचार को फॉलो किया। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें जो है समझ में आ चुकी होगी। बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है भाई हमारी आलोचना। यानी कि भाई कुछ लोगों ने संविधान की हमारी आलोचना भी करी है, बुराई करी है, तो वो सब पढ़ते हैं। और भाई इस चीज को भी आप जो है पेपर में ऐड जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर आप लोगों को एकदम बढ़िया हो जाएगा। चलो भाई पढ़ते हैं आलोचना। तो भाई पहली आलोचना ये है, जो आलोचना करने वाले लोग थे ना, उन्होंने तो ये बोला है कि भारत का संविधान है ना बहुत ज्यादा भीमकाय आकार का, यानी कि बहुत ही बड़ा संविधान है। और ये कहते हैं कि भाई इसमें पहले के टाइम पे 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, और अब जो है भाई लगभग आपके 400 450 के आसपास जो है अनुच्छेद हो चुके हैं, तो ये और ज्यादा बड़ा हो गया है। अब ऐसे में आलोचक ये बोलते हैं, बुराई करने वाले लोग ये बोलते हैं कि भाई 230 वर्षों में भाई अमेरिका के संविधान में सिर्फ 29 बार संशोधन हुए हैं, लेकिन भारत के संविधान में 70 सालों में 100 से भी ज्यादा बदलाव हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। तो ऐसे करके भाई बुराई करते हैं, कंपेयर करते हैं कि भाई अगर भारत का संविधान इतना ही बढ़िया होता तो भाई इसमें इतने सारे बदलाव क्यों होते 70 सालों के अंदर अंदर, जबकि भाई जो अमेरिका का संविधान है उसे तो 230 साल हो गए और उसका सिर्फ बदलाव जो है, संशोधन जो है सिर्फ 29 बार ही हुआ है। तो ऐसे कंपेयर करके भाई बुराई करते हैं आलोचक। दूसरी क्या है भाई आलोचना? दूसरी आलोचना भाई आलोचक ये कह के कहते हैं कि भाई भारत का संविधान जो है ना वो एक उधार का थैला है, यानी कि भारत ने जो क्या करा है, भारत के संविधान में कुछ भी अपना नहीं है, बल्कि सब भारत के संविधान में अलग अलग देशों से लिया हुआ है। जैसे कि भाई कनाडा से मैंने आप लोगों को बताया था संघीय व्यवस्था ली थी, अमेरिका से बहुत सारी चीजें ली हैं, ब्रिटेन से ली है, और भी आयरलैंड वगैरह बहुत जगह से जो है भारत के संविधान में प्रावधान जो है लिए गए हैं। तो इस वजह से आलोचक ये कहते हैं कि भाई भारत के संविधान में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सब जो है कॉपी करा है भारत ने। अगली आलोचना भाई क्या करते हैं आलोचक, वो ये कहते हैं कि भाई भारत का संविधान जो है ना वो बहुत ज्यादा विविधतापूर्ण है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये नहीं कि कम है, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए इतना बड़ा हो चुका है भारत का संविधान, और बहुत ज्यादा जटिल भी है, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब इस विविधतापूर्ण और जटिलनेस के चलते हुए भाई भारत का संविधान अगर मान लो कोई नॉर्मल नागरिक पढ़ना चाहे और पढ़ने के समझना चाहे तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि भाई उससे ये इतनी सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी, इतनी सारी जो चीजें भर दी है भारत के संविधान में, या इतना मुश्किल है संविधान, इतना मुश्किल बना दिया भर भर के, तो एक आम नागरिक को भारत का संविधान इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो ये ऐसे करके बुराई करते हैं आलोचक। अगली आलोचना क्या है भाई? अगली आलोचना आलोचक ये कहकर करते हैं
कि भाई भारत के संविधान में जो चीजें है ना, भारत के संविधान में बहुत सारे कायदे कानून नियम वगैरह ऐसे हैं जो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था उसमें से सेम टू सेम कॉपी कर लिया गया। और उस टाइम पे आप लोगों को पता है भाई अंग्रेज थे और अंग्रेजों के तहत ये चीज जो है की गई थी। भारत में कुछ कानून नियम वगैरह जो है बनाए गए थे 1935 में। आलोचना करने वाले लोग कहते हैं कि भाई भारत ने सेम टू सेम चीजें जो है बहुत सी कॉपी कर ली 1935 के अधिनियम से ही। तो बस भाई यही सारी आलोचना करी है, इसके अलावा और भी बहुत सी आलोचना हो सकती है, बट आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी, इतनी ही इनफ है पेपर की दृष्टि से। कि यूनिट नंबर है हमारा सेकंड, संवैधानिक मूल्य। जैसा कि मैं ऊपर भाई आप लोगों को बता ही चुका हूं, इस यूनिट से गिनती के 4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है भाई स्वतंत्रता के ऊपर, जिसमें भाई आप लोगों से स्वतंत्रता का अर्थ पूछा जाता है और भारत के संविधान में भाई स्वतंत्रता को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं उस चीज के बारे में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन भाई आप लोगों को कभी कभी न्याय के ऊपर पूछ लिया जाता है, जिसमें भाई आप लोगों से न्याय के प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे कि राजनीतिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। और इन सब को लेकर भारत के संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं वो सब आप लोगों को बताना पड़ता है। सिमिलरली भाई एक क्वेश्चन आप लोगों का समानता के ऊपर ही बनता है, जिसमें जो कानून के समक्ष समानता वाला आप लोगों का उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। या कभी कभी भाई इन सारे टॉपिक्स के बारे में आप लोगों से एक साथ पूछ लिया जाता है। बोल देते हैं कि भाई भारत के संविधान के जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करो, तो आप लोगों को भाई आप इन सब के बारे में ही एक्सप्लेन करना होता है। जैसे स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई और न्याय वगैरह हो गया, बंधुत्व वगैरह हो गया, इन सब के बारे में आप लोगों को फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ ले, किसी भी टाइप से पूछ ले, मैं आप लोगों को आंसर आज इतनी अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आप लोग भाई आंसर जो है एग्जाम में बहुत इजीली कराओगे। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं हम न्याय की अवधारणा की। पेपर में भाई आप लोगों से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि न्याय का अर्थ क्या होता है, उसकी अवधारणा के बारे में बताइए, उसकी परिभाषा के बारे में बताइए और उसके प्रकारों के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे कि सामाजिक न्याय के बारे में पूछ लेते हैं भाई, राजनीतिक न्याय के बारे में पूछ लेते हैं और आर्थिक न्याय के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो समझते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप न्याय के बारे में। अगर अभी आप लोगों से पूछा जाए कि भाई न्याय का मतलब क्या होता है, तो आप सिंपली भाई यही बोलोगे कि अगर समाज में कोई व्यक्ति है या कोई भाई ग्रुप है या कोई भी कंपनी है या कोई भी है, अगर उसके साथ भाई गलत हो रहा है तो उस चीज को ठीक करना ही न्याय है। जो बिल्कुल सही बात भी है भाई आप लोगों की, इसी को तो न्याय बोलते हैं हम लोग। लेकिन बात करें भाई किताबी लैंग्वेज की, पेपर में हमें लिखना क्या पड़ेगा, तो पेपर में भाई आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि किसी समाज में, किसी समाज कह लो, देश कह लो, राज्य कह लो, उसमें भाई व्यवस्था को सही से बनाए रखना ही न्याय है। क्योंकि समाज में भाई अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मतलब भाई व्यवस्था जो है बिगड़ गई है, खराब हो गई है। तो व्यवस्था को बनाए रखना ही क्या हुआ, न्याय हुआ। अब ये जो न्याय की व्यवस्था है ना, यानी कि न्याय जो है भाई सभी समाज के लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य चीज है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। वो क्यों, इनकेस मान लो भाई समाज में न्याय वगैरह ही नहीं होगा तो उस समाज में भाई अव्यवस्था फैल जाएगी, यानी कि सबके साथ जो है बुरा होगा, व्यवस्था सारी डगमगा जाएगी, बेकार हो जाएगी उस समाज की। और उसके साथ साथ भाई असुरक्षा भी बहुत ज्यादा फैल जाएगी, यानी कि लोग जो है उस समाज के सुरक्षित नहीं होंगे, कोई भी किसी के साथ जो है गलत करने लग रहा होगा उस टाइम पे। इसके साथ साथ भाई जिस समाज में मान लो न्याय नहीं होगा तो समाज में कैसी स्थिति बन जाएगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास पावर होगी वो बंदा अपनी मनमानी करेगा, फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, उसका पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी उस समाज में। तो इसलिए भाई समाज के लिए, चाहे वो कोई भी समाज हो, उसके लिए न्याय जो है एक अनिवार्य चीज है, एक महत्वपूर्ण चीज है जो जरूरी है, उसके बगैर समाज चल ही नहीं सकता। तो आई होप आप लोगों को भाई न्याय का मतलब तो समझ में आ गया होगा। सिंपली समाज में व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय है। अब यहाँ पे भाई आप लोगों को ये भी पता होना जरूरी है कि न्याय को अंग्रेजी में तो जस्टिस कहते हैं, लेकिन ये जस्टिस शब्द आया कहाँ से है, ये भाई आप लोगों के लैटिन भाषा के जस्टिसिया से आया है। तो ये पॉइंट भाई आप लोगों को अपने न्याय के अर्थ में ऐड जरूर करना है ताकि टीचर पढ़े तो उसे अच्छा लगे। अब बात करते हैं भाई न्याय की कुछ परिभाषाओं की, क्योंकि भाई पेपर में परिभाषा लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मिनिमम आप लोगों को 3 परिभाषाएं याद रखनी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो पहली परिभाषा भाई किसने दी है, वो है हमारे मैरियम। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई जो न्याय है ना वो एक प्रक्रिया का नाम है। न्याय एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से क्या होता है
कि भाई जो समाज के व्यक्ति होते हैं उन सबको वो सारे अधिकार मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जिन्हें समाज अच्छा मानता है, उचित मानता है। ऐसा कहते हैं कौन? मैरियम। दूसरे हैं भाई हमारे मिल, या आप इन्हें जेएस मिल भी बोल सकते हो। ये क्या बताते हैं भाई न्याय का अर्थ? ये बताते हैं कि न्याय उन नियमों का नाम है, यानी कि ये कहते हैं न्याय जो है वो नियमों का नाम है, और वो भी कौन से नियमों का नाम है? जो मानव कल्याण से संबंधित है। सिंपली ये कहते हैं कि भाई समाज में जो मानव के कल्याण के लिए, मानव के विकास के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसी को न्याय बोलते हैं। आगे हैं भाई हमारे रफल। ये क्या कहते हैं भाई न्याय के बारे में? ये कहते हैं कि भाई न्याय एक व्यवस्था का नाम है, और उस व्यवस्था से, उस सिस्टम से क्या होता है भाई? व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाती है और समाज की मर्यादा को भी बनाए रखा जाता है, ऐसा बोलते हैं रफल। अगले हैं भाई हमारे बैन और पीटर्स। ये क्या कहते हैं भाई न्याय के बारे में? ये कहते हैं कि समाज जो है ना भाई, समाज में सभी के साथ तुम एक जैसा व्यवहार करो, इसी को ही न्याय बोलते हैं, बैन और पीटर्स। लेकिन भाई ये कहते हैं अगर तुम किसी के साथ भेदभाव कर भी रहे हो, उसके पीछे एक उचित कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई तुम किसी के साथ बेवजह जो है भेदभाव कर रहे हो। तो यदि भाई किसी समाज में बेवजह किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि भाई उस समाज में न्याय है। अब लास्ट डेफिनेशन और देख लेते हैं भाई, जो दी है प्लेटो ने। इन्होंने भाई बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है। ये कहते हैं कि भाई समाज में जो व्यक्ति होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो अगर भाई अपने कर्तव्यों को अच्छे तरीके से पालन करते हैं, अपने काम का अच्छे तरीके से करते हैं वो, और दूसरों के काम में दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं करते, उसी चीज को हम न्याय बोलते हैं। आई होप आप लोगों को भाई ये पांचों डेफिनेशन भी समझ में आ गए होंगे, सिर्फ 3 याद रखना। अब जो मेन चीज आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन के टाइम पे लिखनी पड़ती है वो है भाई आप लोगों के न्याय के प्रकार। मेनली आप लोगों से यही पूछा जाता है कि भाई आप लोग सामाजिक न्याय के बारे में बताओ, या राजनीतिक न्याय के बारे में बताओ, या आर्थिक न्याय के बारे में बताओ। इन तीनों के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है, या सिंपली आप लोगों से यही बोल देता है कि भाई न्याय के प्रकार बताओ। तब भी आप लोगों को इन तीनों को ही एक्सप्लेन करना होता है, बिकॉज आपके सिलेबस में इन तीनों के बारे में ही दिया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं भाई हम सामाजिक न्याय को। नाम से ही समझ में आ रहा है भाई हमारा सामाजिक न्याय, नाम में भाई इसके आ रहा है समाज, यानी कि समाज में अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उस समाज को बदलने के लिए, उस समाज को सुधारने के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे वहां पे भाई न्याय स्थापित हो जाए। इसी चीज को हम कहते हैं भाई सामाजिक न्याय, या सिंपली आप ये बोल सकते हो समाज में भाई एक ऐसी स्थिति कर देना, समाज में ऐसे सुधार ला देना जिससे उस समाज में न्याय स्थापित हो जाए, तो उसको हम कहेंगे सामाजिक न्याय। तो समझते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप कि समाज में भाई हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वहां पे सामाजिक न्याय स्थापित हो जाए। सबसे पहली चीज भाई, उस समाज में भाई सभी व्यक्तियों के साथ, चाहे वहां पे कितने भी क्यों ना लोग रहते हो, वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, पंथ के हो, लिंग के हो, स्थिति उनकी कुछ भी हो, उन सभी लोगों के साथ किसी भी टाइप का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तभी भाई उस समाज में जाके सामाजिक न्याय स्थापित होगा, सामाजिक न्याय आएगा उस समाज में। दूसरा भाई, उस समाज में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, चाहे वो कोई भी लोग हो, कितना ही अमीर हो, कितना ही पावर वाला इंसान क्यों ना हो, उसे विशेष अधिकार, स्पेशल राइट जो है नहीं मिलने चाहिए समाज में किसी को भी। तभी भाई वहां पे जो है सामाजिक न्याय आ पाएगा उस समाज में। हाँ, लेकिन भाई अगर मान लो उस समाज में कुछ ऐसे पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं बहुत ज्यादा, जो बाकी लोगों से और ज्यादा उनकी स्थिति खराब हो चुकी है, जैसे कि भाई ST SC OBC आज के टाइम पे आप जानते हो, महिलाएं होती हैं भाई बहुत से, जिनकी जो है स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है समाज में, तो इनकी स्थिति सुधारने के लिए भाई इन लोगों को स्पेशल अधिकार दिए जा सकते हैं, ताकि ये लोग भी भाई दूसरे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला सके, लेवल पे आ जाए पूरे दूसरों लोगों से। और भाई सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए समाज में जो सभी व्यक्ति होते हैं उन सभी को भाई समाज में जो हिस्सेदारी होती है वो इक्वली मिलनी चाहिए, यानी कि सब में, समाज में कोई भी चीज हो रही है वो सब इक्वली होनी चाहिए सभी लोगों के साथ, सबकी हिस्सेदारी जो है वो बराबरी होनी चाहिए पूरी। इसके साथ साथ भाई उस समाज में भाई कानून या न्याय से रिलेटेड किसी को लाभ मिल रहे हैं, सामाजिक लाभ मिल रहे हैं या अधिकार मिल रहे हैं, तो वो सारे भी बराबर सभी लोगों में बंटने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को ज्यादा लाभ मिल रहा है या किसी को ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली लाभ और अधिकार मिलने चाहिए उस समाज में। तभी हम कहेंगे
कि भाई यहाँ पे सामाजिक न्याय हो रहा है। तो सिंपली भाई आप लोगों को सामाजिक न्याय का मतलब समझ में आ चुका होगा। सामाजिक न्याय का मतलब सिंपल सा इतना है कि भाई समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना या ऐसी स्थिति को बना देना जिससे भाई वहां पे समाज में किसी के साथ अन्याय ना हो, उसको हम कहेंगे सामाजिक न्याय। आई होप आप लोगों को सामाजिक न्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं भाई राजनीतिक न्याय। जैसा कि भाई नाम से ये भी समझ में आ रहा है कि राजनीति में भाई अगर किसी व्यक्ति के साथ या किसी भी इंसान के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो भाई हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उस राजनीति में सुधार आ सके, भाई वहां पे न्याय आ सके। इसी चीज को बोलेंगे हम भाई राजनीतिक न्याय। तो पहली चीज भाई राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए जो हमें करनी चाहिए समाज में, वो ये है कि भाई समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबको भाई राजनीतिक अधिकार जो है वो सब भाई समान मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को राजनीतिक अधिकार ज्यादा दे दिए या किसी को कम दे दिए, नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको इक्वली समान अधिकार मिलने चाहिए। और इसके साथ साथ जो प्रशासन में भाग लेने का अवसर होते हैं, यानी कि सरकारी कामों में अगर किसी को भाई भाग लेना है तो उसके लिए जो अवसर वगैरह मिलते हैं वो भी सबको इक्वली मिलने चाहिए समाज के अंदर। ऐसा नहीं है किसी को कम या किसी को ज्यादा मिलना चाहिए, सबको इक्वली मिलने चाहिए। इसके साथ साथ भाई जो समाज में राजनीति होती है, राजनीति में भाई जब पदों का चुनाव किया जाता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, भाई अध्यक्ष कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, और भी बहुत सारे जो पद होते हैं उन सबके लिए चुनाव किए जाते हैं भाई। तो उन चुनाव में भी, उन मतदान में भी भाई अगर व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा किसी भी टाइप का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी पंथ का हो, लिंग का हो, उसका जन्म स्थान कोई भी हो, या वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन भाई उसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, तो भाई वो आप लोगों का राजनीतिक न्याय कहलाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल फिर से भाई भारतीय समाज का लेते हैं या भारतीय राजनीति का। भाई भारत में अगर कोई चुनाव वगैरह होते हैं, मतदान वगैरह होते हैं, तो उसमें भाई आप लोगों का कोई धर्म पूछा जाता है नहीं, कोई जाति पूछी जाती है नहीं, वर्ग पूछा जाता है कि आप कौन से वर्ग से बिलोंग करते हो, ST SC OBC, कोई भी कुछ नहीं पूछा जाता ना भाई, ना पंथ, कोई लिंग वगैरह, कोई जेंडर वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता, ना आप लोगों का जन्म स्थान पूछा जाता, और ना ही भाई आप लोगों से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पूछी जाती, यानी कि आप कितने अमीर हो या कितने गरीब हो, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। भारतीय समाज की जो राजनीति होती है या भारतीय राजनीति जो है उसमें सभी को भाई इक्वली वोट डालने का अधिकार है। बस बशर्ते ये है कि भाई आप लोगों की एज जो है वो 18+ होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक होना चाहिए, और आप भाई क्रिमिनल वगैरह नहीं होने चाहिए। इतना थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता ही होगा। इसके साथ साथ भाई अगर समाज में जो भाई राजनीतिक कार्यालय होते हैं, राजनीतिक कार्यालय मतलब सरकारी दफ्तर, वहां पे भी भाई सभी लोगों के साथ इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोगों को एंट्री मिल रही है उसमें और कुछ लोगों को नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ भाई जो सरकारी कामकाज है, सरकारी प्रक्रिया, सरकारी प्रोसेस जितने भी हैं, उन सब में भी अगर सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा हो, इनकेस मान लो भाई आप लोगों को IAS बनना है, तो उसके लिए भाई ऐसा थोड़ी आप लोगों की जाति देखी जानी चाहिए या आप लोगों का धर्म देखा जाना चाहिए, भाषा देखी जानी चाहिए, या आप कितने अमीर हो या कितने गरीब हो, ये सब चीजें नहीं देखी जानी चाहिए। अगर सरकारी पदों पे भी, सरकारी प्रक्रियाओं में भी भाई अगर आप लोगों के साथ किसी भी टाइप का कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है, तो ये राजनीतिक न्याय है और भारत में ऐसा ही होता है। और भाई समाज में जो कायदे कानून नियम वगैरह बनाए जाते हैं, वो सारे कायदे कानून नियमों को जनता की भलाई के लिए बनाया जा रहा है, और उसमें जनता की अगर इच्छा है, राज्य की इच्छा, सरकार की इच्छा है, तो भी ये आप लोगों का एक राजनीतिक न्याय का ही पार्ट है। सिंपली राजनीतिक न्याय का भाई सिर्फ इतना सा मतलब है कि समाज के अंदर जो राजनीति होते हैं ना, उस राजनीति में ऐसी स्थिति बना देना कि किसी के साथ भी फिर कोई भी अन्याय ना हो, किसी के साथ कोई भी बुरा ना हो, तो उसी चीज को हम कहते हैं राजनीतिक न्याय। और राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए भाई आप लोगों को ये सारी चीजें जो है करनी चाहिए और समाज में होनी चाहिए। जैसे भारतीय समाज में ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं, आप लोगों को पता ही होगा। अब लास्ट और देख लेते हैं भाई हमारा जो है आर्थिक न्याय। ये भी भाई नाम से ही समझ में आ रहा है आर्थिक। आर्थिक का मतलब ही भाई पैसों से रिलेटेड होता है, काम धंधे से रिलेटेड होता है। तो भाई अगर समाज में काम धंधों से रिलेटेड, पैसे वगैरह से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी टाइप का कोई भी भेदभाव वगैरह नहीं किया जा रहा, सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, तो उस चीज को हम आर्थिक न्याय बोलेंगे। और आर्थिक न्याय भाई लाने के लिए, किसी समाज में आर्थिक न्याय लाना है,
तो कहीं ना कहीं भाई उस समाज में सामाजिक न्याय होना जरूरी है, क्योंकि आर्थिक न्याय में भाई ये सारी बातें तो इंक्लूड हैं जो हमने सामाजिक न्याय में पढ़ी थी कि कोई भी भाई किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको विशेष अधिकार आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए ताकि भाई वो अपना लेवल अच्छा कर सके, और साथ ही साथ जो सामाजिक लाभ या अधिकार वगैरह मिलते हैं वो समान रूप से बंटने चाहिए भाई सभी लोगों के बीच में। आर्थिक न्याय में ये सब चीजें तो आती हैं, ऊपर से कुछ चीजें और आती हैं आर्थिक न्याय में, जैसे कि भाई आजीविका कमाने के लिए, उचित वेतन कमाने के लिए, सिंपली आप बोल सकते हो पैसा कमाने के लिए सबको भाई अवसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है मान लो किसी के पास कोई भी काम धंधे के लिए अवसर ही नहीं होगा, मौका ही नहीं मिलेगा उसे किसी भी तरीके का, तो वो क्या ही कमा पाएगा और फिर क्या ही अपनी जिंदगी जी पाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, काम धंधे में सबको जो है अवसर मिलने चाहिए ताकि भाई वो अपना विकास कर सके पैसे कमा के, और अपनी जो जरूरतें हैं, आवश्यकता है, उन सबको पूरा कर सके। इसके साथ साथ भाई मान लो कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, या कोई हैंडीकैप है, या आप विकलांग बोल सकते हो, तो उनको भाई ऐसे अवसर मिलने चाहिए या ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए जिससे भाई वो अपनी बुनियादी आवश्यकता, अपनी जरूरत जो है वो पूरी कर सके, अपना विकास कर सके। और भारत में भाई ऐसी सुविधा करी गई है। जो बुजुर्ग होते हैं, जो बीमार व्यक्ति होते हैं, उनके लिए पेंशन की सुविधा है, और जो हैंडीकैप लोग होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, उनके लिए भी भाई बहुत सारी चीजों में छूट दी गई है, और उनकी भी भाई पेंशन की सुविधा करी गई है ताकि वो अपना जीवन जो है अच्छे से व्यतीत कर सके। तो ये भी आप लोगों का आर्थिक न्याय की कैटेगरी में आता है। और भाई समाज में किसी के साथ भी अगर आर्थिक स्थिति को देखकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा, यानी कि आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, कुछ भी मैटर नहीं करता आप लोगों को किसी भी समाज में, तो ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों का आर्थिक न्याय में आता है। और भारत में भाई ये भी चीज है, क्या आप लोगों को आपकी अमीरी या गरीबी देखकर किसी चीज से हटा दिया जाता है, या किसी ऐसा मान लो कि कोई आप लोगों को मौका मिल रहा है तो आपकी गरीबी देख के आप लोगों को वो मौका छीन लिया जाता है? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी भारत में नहीं होता। सबको समान इक्वली अवसर मिलता है, आप लोगों की कोई अमीर गरीब जो है कोई भी नहीं देखा जाता। तो ये सारी चीजें थी भाई आप लोगों की आर्थिक न्याय। आई होप आप लोगों को ये तीनों न्याय जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं भाई हम अपनी स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता शब्द का भाई सिंपल मतलब होता है आजादी। जैसे कि भाई बोलने की आजादी हो गई, घूमने फिरने की आजादी हो गई, मनपसंद काम करने की आजादी हो गई, किसी भी धर्म को मानने की आजादी हो गई, किसी भी धर्म को प्रचार करने की आजादी हो गई। यानी कि आप हर चीज करने के लिए आजाद हो, बस उस चीज के लिए आजाद नहीं हो जिससे दूसरे की आजादी का नुकसान होता हो, दूसरों की आजादी का हनन होता हो। अब ये जो भाई स्वतंत्रता शब्द है या आजादी शब्द है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लिबर्टी, और ये आप लोगों का आया है भाई लिबर शब्द से, लैटिन भाषा के लिबर शब्द से ही मिलकर बना है आप लोगों का लिबर्टी। और लिबर शब्द का मतलब होता है भाई यहाँ पे अवरोधों से मुक्ति, यानी कि आपको किसी भी तरीके का कोई भी अवरोध नहीं होगा। तो सिंपली भाई आजादी का मतलब भी यही हुआ, या लिबर्टी का मतलब या स्वतंत्रता का भी मतलब यही हुआ, अवरोधों से मुक्ति। एक डेफिनेशन के तौर पे अगर आप लोगों को पेपर में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? तो सिंपली आप ये लिख सकते हो, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी काम को करने से रोका नहीं जा रहा तो इसी चीज को भाई हम बोलेंगे आजादी, इसी चीज को बोलेंगे स्वतंत्रता। लेकिन भाई उसके उस काम से किसी की भी स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, यानी कि दूसरों की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसी चीज को हम बोलेंगे आजादी। आई होप आप लोगों को आजादी का या स्वतंत्रता का मतलब समझ में आ ही चुका होगा। बात करते हैं भाई कुछ परिभाषाओं की, 3 मिनिमम याद रखना पेपर के लिए। पहली जो परिभाषा दी है भाई वो दी है हमारी होब्स ने। होब्स कहते हैं बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति, यानी कि भाई वो सारी रुकावटें, वो सारी बाधाएं जो मनुष्य को किसी भी काम को करने से रोकती हैं, अगर हम उन बाधाओं को हटा दें, उनकी अनुपस्थिति हो जाए, तो इसी चीज को हम बोलेंगे स्वतंत्रता। बाकी भाई आप लोगों को इनके शब्दों में याद रखनी है तो आप ये भी याद रख सकते हो। अगले हैं भाई हमारे हेगल। ये क्या कहते हैं भाई? इन्होंने सिंपल सी डेफिनेशन बताई है। ये कहते हैं भाई स्वतंत्रता कानून का पालन करना होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कानून का पालन करता है तो यही चीज स्वतंत्रता है, क्योंकि कानून भाई आप लोगों को सिर्फ उन्हीं चीजों को करने से रोकता है जिससे दूसरों की स्वतंत्रता की हानि होती है। तो भाई हेगल ने यहाँ पे बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी है। दूसरे हैं भाई हमारे रूसो। ये बोलते हैं भाई स्वतंत्रता में सामान्य इच्छा शक्ति का पालन होता है। सिंपली ये कह रहे हैं, अगर तुम भाई अपनी इच्छा से
अपनी इच्छा शक्ति से जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है वो कर पा रहे हो, उसका पालन कर पा रहे हो तुम, इसी चीज को हम स्वतंत्रता बोलेंगे। आगे है भाई हमारे जेएस मिल। जेएस मिल क्या कहते हैं भाई? ये कहते हैं भाई स्वतंत्रता एक नाम मात्र साधन है, ये एक नाम मात्र टूल है, टूल समझ लो भाई। और उस टूल की मदद से जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो भाई अपनी भलाई के लिए कुछ भी कर सकता है और अपने तरीके से कर सकता है, इसी चीज को हम बोलते हैं स्वतंत्रता। आगे जो आखिरी है हमारे, वो है भाई हमारे लॉस्की। सिंपली इन्होंने ये बोला है स्वतंत्रता का मतलब ये है कि भाई आप पे किसी भी टाइप का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, कोई भी रुकावट नहीं होगी किसी भी काम को करने से, रोकने से, और इस चीज से भाई आप लोगों को खुशी मिलेगी। आई होप आप लोगों को ये पांचों डेफिनेशन सिंपली अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इन्हीं के शब्दों में भी ये सारी चीजें याद रख सकते हो, मैंने बहुत शॉर्टली लिखने की कोशिश करी है इनकी डेफिनेशंस। बात करते हैं भाई मेन चीज की जो आप लोगों को पेपर में लिखना होता है, वो है भाई हमारा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोगों से भाई पेपर में एक ही क्वेश्चन ये पूछता है कि स्वतंत्रता का अर्थ बताओ, स्वतंत्रता क्या है, वो तो आप लोग बता ही दोगे, ऊपर आप लोगों को समझा ही चुका हूं। मेन जो आप लोगों से पूछता है आगे उसी क्वेश्चन में ये पूछता है कि भाई भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना भाई, उसके बारे में एक्सप्लेन करो अच्छे से, उसके बारे में विस्तार से बताओ। तो भाई भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 यानी कि 19 से लेके 22 तक भाई सब में स्वतंत्रता के अधिकार को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जिसमें से आप लोगों का जो अनुच्छेद भाई 19 है ये आप लोगों को 6 टाइप की स्वतंत्रता देता है, यानी कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। कौन कौन सी देखते हैं भाई। पहली स्वतंत्रता आप लोगों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि भारत का जो नागरिक है भाई वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। वो कुछ भी बोलना चाहता है बोल सकता है, वो कुछ भी छापना चाह सकता है पेपर में छाप सकता है, वो कुछ भी टीवी पे भी दिखाना चाहता है दिखा सकता है, या वो कुछ भी ड्राइंग बनाना चाहता है किसी चीज के बारे में बना सकता है। सिंपली वो अपने विचार जो है वो किसी भी रूप में बता सकता है, उसे अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 जो दूसरी भाई आप लोगों को स्वतंत्रता देता है वो है भाई शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता। कोई भी सम्मेलन हो रहा है भाई, कोई भी बैठक हो रही है, कोई भी सभा हो रहा है, या कोई भी सार्वजनिक कुछ भी हो रहा है, आप उसमें हिस्सा ले सकते हो शांतिपूर्वक, आप लोगों को नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 19 जो तीसरी स्वतंत्रता देता है भाई भारत के नागरिकों को, वो है भाई संघ बनाने का अधिकार। संघ यानी कि भाई आप ग्रुप बोल सकते हो, राजनीतिक दल बोल सकते हो, कंपनी बोल सकते हो, या साझा फर्म बोल सकते हो, समितियां बोल सकते हो, क्लब बोल सकते हो, संगठन बोल सकते हो, व्यापार संगठन बोल सकते हो, या कुछ लोग इकट्ठा होकर छोटा मोटा ग्रुप बना सकते हैं। तो इन सभी चीजों को बनाने की आप लोगों को स्वतंत्रता है। बस आप लोगों का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाओ। तो इस चीज की भी भाई आप लोगों को छूट मिली हुई है, आप किसी भी टाइप का संघ बना सकते हो। अनुच्छेद भाई 19 आप लोगों को चौथी जो स्वतंत्रता देता है वो देता है भाई आप लोगों को संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि आप भाई पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हो जहां जहां पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, आपको किसी भी टाइप से कोई भी रोका नहीं जाएगा, आप लोगों को इस चीज की स्वतंत्रता है। और आप देश के बाहर भी घूम सकते हो, इस चीज की भी आप लोगों को पूरी स्वतंत्रता है। बस आप लोगों को उस देश के कायदे कानून नियम वगैरह मानने पड़ेंगे। अगली जो आप लोगों को भाई अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता देता है वो देता है भाई निवास करने की स्वतंत्रता। आप देश में कहीं पे भी निवास कर सकते हो जहां जहां पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आप निवास नहीं कर सकते, नहीं रह सकते। इसी टाइप से जो छठा आप लोगों को स्वतंत्रता देता है भाई आप लोगों का 19वां अनुच्छेद, वो है आप लोगों की व्यवसाय की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी टाइप का कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, कोई भी काम धंधा वगैरह कर सकते हो, लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों की स्वतंत्रता को हानि नहीं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 19 भाई आप लोगों को 6 टाइप की स्वतंत्रता देता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब भाई अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। वो आप लोगों को जो कुछ लोग अपराध करते हैं ना भाई, चाहे वो कोई भी अपराध हो, तो भाई उसके लिए भी एक सजा जो है वो बताई जाती है। उससे ज्यादा सजा जो है आप लोगों को नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि भाई ये आप लोगों के संविधान में कानून बनाया गया है। और वो कानून कौन सा है भाई? आप लोगों का अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में भाई यही आप लोगों को स्वतंत्रता दी गई है कि आप लोग अगर कोई अपराध करते हो और आप लोगों को भाई
जज ने सजा सुना दी, सिर्फ आप लोगों को वही सजा मिलेगी, उसके अलावा कोई और सजा आप लोगों को किसी भी टाइप की नहीं दी जा सकती। फिर चाहे आप भारत के नागरिक हो या भारत के नागरिक ना भी हो। इसमें भाई 3 टाइप के प्रावधान और किए गए हैं। पहला प्रावधान भाई इसमें यह किया गया है कि आप लोगों ने भाई चाहे कोई भी अपराध किया हो, आप लोगों को भाई सजा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक आपने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। और ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप लोगों ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया होगा तो भाई आप लोगों का वो काम जो है वो अपराध नहीं कहलाएगा, अपराध होगा ही नहीं वो। इसके साथ साथ भाई जो दूसरा प्रावधान किया गया है वो ये है कि मान लो आप लोगों ने कोई अपराध कर दिया तो उस अपराध के लिए आप लोगों को सिर्फ एक बार ही सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं है बार बार सजा दी जा रही है। तो ये भी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 20 के तहत। तीसरा जो प्रावधान किया गया है वो ये है कि भाई आप लोगों ने कोई अपराध कर दिया तो कोई भाई आप पे प्रेशर नहीं बना सकता ऊपर से कि आप अपने खिलाफ गवाही दो, ऐसा आप पे कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकता, आपसे गवाही नहीं मांगी जाएगी। तो ये तीनों प्रावधान करता है अनुच्छेद 20। बात करते हैं भाई अब आप लोगों के अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 क्या करता है भाई आप लोगों का? यह आप लोगों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है। इसके तहत भाई आप लोगों को अपने पर्सनल मैटर्स में, जो आप लोगों के जीवन के मैटर होते हैं, प्राण के मैटर होते हैं, और अपने शरीर से रिलेटेड जो भी मैटर हैं आप लोगों के, उन सब में स्वतंत्र हो, आप अपने आप खुद ही निर्णय ले सकते हो। इसमें कोई भी कायदे कानून नियम वगैरह जो है नहीं बनाया गया। तो ये आप लोगों की एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 21 के तहत। आगे भाई एक आर्टिकल है अनुच्छेद 21A। इसके तहत भाई आप लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, आप शिक्षा लेने के लिए स्वतंत्र हो। और यदि आप 6 साल से 14 साल तक की उम्र के बीच के बच्चे हो तो भाई आप लोगों को फ्री शिक्षा भी मिल सकती है, निःशुल्क शिक्षा भी मिल सकती है। आप लोगों को गवर्नमेंट स्कूल इसलिए ही बनाए गए हैं। बाकी भाई इसके बारे में डीप में कुछ और बातें दी गई हैं, वो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब भाई लास्ट जो अनुच्छेद है हमारा 22वां अनुच्छेद। अब अनुच्छेद 22 भाग 1, इसमें भी भाई गिरफ्तारी से रिलेटेड कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि भाई इनकेस आप मान लो कि आप गिरफ्तार हो गए तो आप भाई दूसरों को फोन करके बता सकते हो, सूचना दे सकते हो, यह आप लोग का एक अधिकार है, स्वतंत्रता है। दूसरा है भाई आप लोगों का विधि व्यवसाय से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार। सिंपली अगर आप लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो भाई आप कानून के तहत वकील वगैरह को बुलाकर अपनी जो है रक्षा कर पाओगे। अपना जो दोष है वो आपने करा है या नहीं करा क्राइम, उसको साबित करने के लिए आप वकील वगैरह हायर कर पाओगे। तो ये भी आप लोगों को एक स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 22 भाग 1 के तहत। अगली जो भाई आप लोगों को अधिकार दिया गया है वो ये है कि भाई आप लोगों ने मान लो कोई क्राइम कर लिया और पुलिस वालों ने भाई आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तो भाई तो जो पुलिस वाले हैं ना भाई, उन्हें जो मजिस्ट्रेट होता है भाई, यानी कि जो न्यायालय में न्यायाधीश बैठा होता है, कोर्ट में जो आप लोगों का जज बैठा होता है, उसके सामने आप लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होगा, चाहे वो कैसे भी करे। अगर 24 घंटे के अंदर पेश नहीं करते हैं वो, तो उन पे उल्टी कार्रवाई जो है की जाएगी पुलिस वालों के ऊपर। तो ये भी आप लोगों का एक अधिकार है। अगला जो अधिकार है भाई वो ये है कि भाई अगर मान लो आप लोगों का दोष जो है वो निर्दोष साबित हो जाता है, यानी कि आप लोगों ने कोई अपराध करा और आप निर्दोष साबित हो जाते हो मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो भाई आप लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर जो है रिहा करना पड़ेगा पुलिस वालों को, अदरवाइज जो है उन पर उल्टी कार्रवाई हो जाएगी। तो ये भी आप लोगों की एक स्वतंत्रता के अधिकार है। आगे है भाई हमारा अनुच्छेद 22 भाग 2 के तहत भी कुछ आप लोगों को गिरफ्तारी से संबंधित भाई अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से पहला अधिकार भाई ये है कि इनकेस मान लो कोई गिरफ्तार व्यक्ति है, उसे भाई 6 महीने की सजा मिली हुई है, तो उसकी सजा जो है ना, जो जज होता है वो उसकी सजा 3 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। 3 महीने से ज्यादा अगर जज को बढ़ानी है सजा तो भाई उसके पीछे एक रीजन होना बहुत जरूरी है जो आप लोगों को जज बताएगा, अदरवाइज वो 3 महीने से ज्यादा आप लोगों की सजा नहीं बढ़ा सकता उस अपराध के लिए। तो ये आप लोगों को एक अधिकार मिला हुआ है। अगले जो अधिकार मिला हुआ भाई आप लोगों को वो ये है कि भाई आप लोगों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, इसका कारण जो है आप लोगों को बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई चुपचाप आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
अब लास्ट जो आप लोगों को अनुच्छेद 22 भाग 2 के तहत जो गिरफ्तार व्यक्ति है भाई उसे ये अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने गिरफ्तारी के विरुद्ध भाई प्रतिवेदन को जो है प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि रिपोर्ट वगैरह जो है वो दे सकता है जिससे उसका अपराध जो है वो गलत साबित हो जाए, तो उसको ये अधिकार है भाई। तो आई होप आप लोगों को ये सारे अधिकार स्वतंत्रता के तहत जो आप लोगों को मिले हुए हैं भारत के संविधान में, ये सब आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। इन्हें भाई इतना डीप में जानने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को बहुत डीप में पढ़ा रखा है, हर एक बात यहाँ पे लिख रखी है, बट आप इन्हें ऊपरी ऊपरी भी जान लोगे तो भी आप लोगों के लिए इनफ है। अब बात करते हैं भाई अपनी समानता की। समानता का भाई आप लोगों को मतलब तो पता ही होगा, अगर समाज में भाई सभी व्यक्तियों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, समान अवसर मिल रहे हैं, समान रूप से भाई देखा जा रहा है, उनके बीच में किसी भी टाइप का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा, तो इसी चीज को हम समानता बोलेंगे। अब जो भारत के संविधान में भाई आप लोगों का समानता से रिलेटेड अधिकार है वो आप लोगों को भाई अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी टाइप से समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। एक चीज और बता दूं भाई, ये जो आप लोगों को समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आप लोगों का मौलिक अधिकार में भी आता है। अब ये जो भाई समानता का अधिकार है ये भारत के नागरिक को भाई सुरक्षा देता है। किस चीज से? जो समाज में भाई धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पे भेदभाव वगैरह होता है ना, उस चीज से सुरक्षा देता है समानता का अधिकार। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं भाई अब संविधान के तहत समानता का अधिकार। अब ये जो भाई कानून के समक्ष समानता है या विधि के समक्ष समानता, विधि मतलब भी कानून होता है, इसका सिंपल सा मतलब भाई यही है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, कानून जो है सबके लिए एक बराबर है। कानून सबको जो है इक्वली ट्रीट करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों के लिए कानून अलग है और अमीर लोगों के लिए कानून अलग है, ऐसा नहीं है। कानून सबको इक्वली ट्रीट करेगा। और ये जो कानून है भाई ये फिर चाहे भाई देश का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, सब पे इक्वली लागू होता है। अगर उसने कोई अपराध करा है तो सबको इक्वली सजा दी जाएगी जो दूसरे व्यक्ति को भी दी जाती। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर किसी नेता ने वो अपराध कर दिया तो वो बच के निकल जाएगा, नहीं, कानून सबके लिए एक बराबर है, इक्वल है। और ये सिर्फ भाई लोगों पे ही लागू नहीं होता ये वाला कानून, बल्कि अगर मान लो कोई संवैधानिक निगम है, यानी कि कोई सरकारी कार्यालय है, कोई कंपनी है, कोई पंजीकृत समितियां हैं या प्राइवेट कंपनी है या कोई ग्रुप वगैरह है, उन सब पे भी सेम टाइप से लागू होता है। यानी कि एक कंपनी ने कुछ अपराध करा है और दूसरी कंपनी ने भी सेम अपराध करा है तो कानून दोनों को इक्वली ट्रीट करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई कि प्राइवेट कंपनी के लिए कानून अलग होगा और गवर्नमेंट कंपनियों के लिए कानून अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून जो है सबके लिए समान है और यही है भाई कानून के समक्ष समानता। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ ही चुका होगा। इसके भाई कुछ अपवाद भी हैं जो आप लोगों को भाई खुद से पढ़ने पड़ेंगे, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, आप खुद से जो है पढ़ लीजिएगा अपवादों को। अपवाद का सिंपली यहाँ पे मतलब ये है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कानून सबके लिए समान है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं भाई जहाँ पे कानून जो है वो समान नहीं है, तो वही सारी सिचुएशंस यहाँ पे पढ़ाई गई हैं, वही सारे अपवाद यहाँ पे बताए गए हैं। तो इन्हें आप खुद से पढ़ लीजिएगा अपने नॉलेज के लिए, वैसे इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे है भाई आप लोगों का भेदभाव पर रोक। ये जो आप लोगों का अनुच्छेद 15 है भाई, इसके तहत आप लोगों के लिए ये प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो भाई आप लोगों से किसी भी टाइप का धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी टाइप से कोई भी भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। जो पहले के टाइम पे भाई लोग करते थे ना, जाति को लेकर भेदभाव करते थे, रंग को लेकर भेदभाव करते थे, धर्म को लेकर भेदभाव करते थे। हालांकि बहुत से इलाके आज भी ऐसे हैं छोटे मोटे जहां पे ये भेदभाव होते हैं, बट ये सारी चीजें जो हैं अब गैर कानूनी कर दी गई हैं। इसके खिलाफ अगर आपके साथ ये सब चीजें होती हैं तो आप इसके खिलाफ जो है कोर्ट में अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट वगैरह जा सकते हो। इसका भी भाई एक अपवाद दिया हुआ है तो ये आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है भाई आप लोगों का सार्वजनिक विषय में अफसर की समानता। अनुच्छेद 16 के तहत भाई ये प्रावधान किया गया है कि जो राज्य के पद होते हैं, यानी कि सरकार से रिलेटेड सरकारी जो जितने भी पद होते हैं, सरकारी जो पोस्ट होती हैं, उनके लिए भाई भारत के सभी नागरिकों को इक्वली अवसर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई
किसी बच्चे को ज्यादा मौके मिल रहे, किसी बच्चे को कम मौके मिल रहे, नहीं, सबको इक्वली जो है अवसर दिए जाएंगे, चाहे वो कोई सी भी सरकारी नौकरी हो, सरकारी पद क्यों ना हो। इसमें भी भाई एक अपवाद दिया है, तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अगला है भाई हमारा अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता होती क्या है, पहले तो आप ये समझ लो। पुराने टाइम पे भाई क्या हुआ करता था कि जो उच्च जाति के लोग हुआ करते थे वो निचली जाति के लोगों को छूना देखना तक जो है अच्छा नहीं समझते थे, उन्हें दूर भगाते थे, उनसे दूर रहते थे, उन्हें अस्पृश्य मानते थे, यानी कि उनका टच भी पसंद नहीं करते थे, उनका छूना भी पसंद नहीं करते थे, उनके साथ ये इस टाइप का भेदभाव किया जाता था। तो भाई भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत ये कानून बना दिया गया कि भाई अब अस्पृश्यता जैसी कुछ भी चीज नहीं होगी, इस चीज को बैन कर दिया। कोई बंदा ये अपराध करता है तो भाई उसे इस अपराध के लिए सजा तो मिलेगी मिलेगी, इसके साथ साथ भाई उसे संसद या विधानसभा में चुनाव लड़ने का कभी अवसर भी नहीं मिलेगा, इस चीज से भी उसे बैन कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। इसके साथ साथ भाई कुछ और भी बातें इसमें ऐड की गई हैं, जैसे अगर तुम अस्पृश्यता नहीं करते हो लेकिन उसे फैलाते हो, उसका प्रचार करते हो, उसको बढ़ावा देते हो, तो ये भी भाई एक अपराध कहलाएगा और आपको इस चीज की सजा मिलेगी। और इनकेस मान लो अगर आप लोगों को किसी दुकान में, होटल में या सार्वजनिक पूजा स्थल होता जहां पे मंदिर मस्जिद वगैरह है या कोई सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान है जहां पे भाई मौज मस्ती हो रही है, वो सब चीजें जनता के लिए की गई हैं, वहां पे आप लोगों को जाने से रोका जा रहा है, तो ये भी एक क्राइम है, आप इसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हो। इसके साथ साथ भाई अस्पताल होते हैं या शैक्षिक स्थान होते हैं, यानी कि स्कूल वगैरह होते हैं या और भी कोई स्कूल टाइप के छोटे छात्रावास होते हैं, उन सब में भी आप लोगों को कोई एंट्री देने से मना नहीं कर सकता, सब जो है सबको एंट्री मिलेगी मिलेगी। और इनकेस आप लोगों को कोई मना करता तो आप इसके खिलाफ जो है कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति भाई अस्पृश्यता को सही बताता है, सही ठहराने की कोशिश करता है, तो भाई उसे भी दंड दिया जाएगा, क्योंकि ये भी एक चीज अपराध है। इसके साथ साथ जो भाई अनुसूचित जाति का कोई लोग अपमान करते हैं, जैसे कि ST/SC OBC हैं, इन लोगों के साथ भाई पहले बहुत ज्यादा अपमानजनक चीजें हुआ करती थी, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटा करती थी, लेकिन आज के टाइम पे कोई इनके साथ करता तो ये भी चीज एक अपराध बन चुकी है अनुच्छेद 17 के तहत। आई होप आप लोगों को यह अस्पृश्यता वाला समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं भाई उपाधियों का अंत। उपाधि भाई होती क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। इंग्लिश में भाई इसे आप अवार्ड बोल सकते हो, अवार्ड तो आपने सुना ही होगा भाई। तो इस चीज का भी भाई अंत कर दिया गया। बेसिकली क्या होता था पुराने टाइम पे, जो राजा महाराजा या अमीर लोग हुआ करते थे ना, वो अपने आप को खुद ही ऑटोमेटिक अवार्ड दिया करते थे, अपने नाम के आगे भगवानों के नाम लगा लिया करते थे या वीर लगा लेते करते थे, हम वीर महान राजा हैं, या अपने आप को ही बहुत महान बनाने के चक्कर में उन्होंने अपने आप को ही बहुत ज्यादा उपाधियां दे दी थी। तो उन सारी उपाधियों को भी खत्म कर दिया गया परमानेंटली। इसके साथ साथ भाई जो सरकार जो आज के टाइम पे उपाधियां देती है, यानी कि सरकार अगर आपको कोई रिवॉर्ड दे रही है तो वो सिर्फ आप लोगों को सेना से रिलेटेड या शिक्षा से रिलेटेड ही उपाधि दे सकती है, इस चीज के अलावा और किसी से रिलेटेड उपाधि जो आप लोगों को नहीं मिलेगी। और अगर कोई भारत का नागरिक है भाई और वो दूसरे देश से जाके जो है कोई उपाधि ले आता है, तो भाई उसकी वो उपाधि भी जो है बेकार कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि वो उपाधि जो है नहीं ले सकता, उसे उपाधि नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ भाई मान लो कोई दूसरे देश का नागरिक है, वो हमारे देश में किसी सरकारी पद पे आके बैठ गया, अब वो भाई किसी भी दूसरे देश से किसी भी टाइप की कोई भी उपाधि नहीं ले सकता जब तक राष्ट्रपति से वो परमिशन ना ले ले। इसके साथ साथ भाई कोई भी बंदा हो, वो भारत का नागरिक ही क्यों ना हो, वो सरकारी पद पे बैठा हुआ है, तो भाई वो विदेशी राज्यों से यानी कि विदेशी सरकार से किसी भी टाइप की कोई भी भेंट नहीं ले सकता, कोई भी उपलब्धि नहीं ले सकता, कोई भी पद नहीं ले सकता, किसी भी टाइप का कोई भी रिवॉर्ड जो है नहीं ले सकता वो राष्ट्रपति की सहमति के बिगर। अगर राष्ट्रपति की सहमति उसे मिल जाती है तो वो ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। यानी कि सारे जो रिवॉर्ड्स का सिस्टम था या सारी जो उपाधियों का सिस्टम था वो अब खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। और आज के टाइम पे भी आपने देखा ही होगा भाई, जो रिवॉर्ड वगैरह दिए जाते हैं वो सब कौन देता है, राष्ट्रपति ही देता है भाई हमारे देश में। आई होप आप लोगों को भाई ये समानता भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगा। पेपर में भाई आप लोगों से मेनली यही क्वेश्चन पूछता है कि समानता का अर्थ बताइए और भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार दिया गया उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो मैंने अच्छे से डीप में हर एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है, नोट्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने शॉर्टली जो आप लोगों को समझाया है उतना भी अगर आप याद रखोगे, अपवाद वगैरह ये छोड़ दोगे,
तो इनफ है आप लोगों के लिए, इतना ही आप लोगों को पेपर में लिखना है। इसमें भाई 2-4 बातें और अपनी तरीके से एक्सटेंड करके लिख दीजिएगा, तो आप लोगों को अपवाद वगैरह लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भाई जो 3 जो मेन टॉपिक आप लोगों से पेपर में इस यूनिट से पूछे जाते हैं, पहला तो भाई आप लोगों का न्याय था, दूसरा भाई आप लोगों का स्वतंत्रता था, और तीसरा जो था आप लोगों का समानता था। इन 3 के ऊपर ही मेनली क्वेश्चन जो है पूछा जाता है पेपर में, और ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा ही दिया है। बाकी कभी आप लोगों से ये बोलता है कि भाई संवैधानिक मूल्यों का वर्णन करो, तो भी आप लोगों को भाई स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व के बारे में ही एक्सप्लेन करना होता। थोड़ा थोड़ा इन चारों के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट्स इट। यही आप लोगों के संवैधानिक मूल्य हैं। अब यहाँ पे भाई जो बंधुत्व वाला टॉपिक है, ये मैं आप लोगों को खुद से नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद से जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इजी टॉपिक है। बंधुत्व का मतलब सिंपली भाईचारा होता है, तो ये भाई बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, बहुत इजी लैंग्वेज में जो है मैंने लिख रखा है यहाँ पे। इसमें भाई आगे आप लोगों से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी जो है ऐड हो जाते हैं, बट इनको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखा बहुत डीप में, आप लोगों के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, ये कितने से कितने अनुच्छेद तक है, बस इसकी थोड़ी बेसिक डिटेल्स जो है बस वही याद रखनी है, शुरू की 2-4 लाइनें, इसके अलावा बाकी सब आप छोड़ सकते हो। कि यूनिट नंबर है हमारा 3, मौलिक कर्तव्य। इस यूनिट से सिर्फ भाई आप लोगों का एक ही क्वेश्चन बनता है जो मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड होता है। आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि भाई मौलिक कर्तव्य के बारे में बताओ, उसके महत्व, उसकी विशेषता के बारे में बताओ, या कभी कभी उसकी आलोचना भी आप लोगों को करनी पड़ जाती है, या इनडायरेक्टली कभी कभी आप लोगों से इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई अनुच्छेद ए के बारे में आप वर्णन करो, अनुच्छेद ए के बारे में बताओ। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है भाई, आंसर आप लोगों को इतने अच्छे से समझा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ ले, आप एग्जाम में आंसर लिखाओगे। तो बात करते हैं भाई सबसे पहले हम मौलिक कर्तव्य के अर्थ की। क्या होता है भाई मौलिक कर्तव्यों का मतलब? तो भाई जैसे कि भारत का संविधान आप लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है, उसी टाइप से भारत का संविधान भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी देता है, कुछ मौलिक ड्यूटी आप कह सकते हो, या मौलिक काम आप बोल सकते हो। जिन कामों को, जिन कर्तव्यों को, जिन ड्यूटीज को भाई भारत के सभी नागरिकों को करना चाहिए, और बहुत से नागरिक करते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई आप राष्ट्रीय गान की रिस्पेक्ट में भाई हमेशा खड़े हो जाते होगे, तो ये आप लोगों का एक मौलिक कर्तव्य है। इसी टाइप से और भी बहुत सारे भाई मौलिक कर्तव्य हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली आप लोगों को मौलिक कर्तव्य का मतलब यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है भाई मौलिक कर्तव्य का मतलब। अब ये जो मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट है, ये भाई भारत में कहां से आया? तो ये भाई हमारे भारत में रूस के संविधान से आया है। यानी कि हमने रूस के संविधान को देखा, उसकी स्टडी करी, वहां पे हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो भाई हमने अपने संविधान में भी जोड़ लिया। लेकिन भाई जिस टाइम पे हमारा संविधान बन के रेडी हुआ था, उस टाइम पे ये मौलिक कर्तव्य जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे भारत में या भारत के संविधान में। ये आप लोगों को भाई 1976 में जाके जुड़ा है मौलिक कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट। उससे पहले भाई बिल्कुल भी भारत में नहीं था। जिस टाइम पे संविधान बनाया गया था उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था भारत के अंदर। अब संविधान कब बनाया गया था ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, देखते कितने बच्चों का आंसर ठीक निकलता है। बेसिकली हुआ क्या था, मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री समझाता हूं। देश में भाई 1975 से 77 के बीच में आपातकाल लगाया गया था, यानी कि इमरजेंसी लगाई गई थी। उस टाइम पे भाई इंदिरा गांधी की सरकार थी। आप लोगों ने ये चीज 12th क्लास में पढ़ी होगी ऑलरेडी। तो इमरजेंसी को देखते हुए भाई मौलिक कर्तव्यों की जो है जरूरत महसूस होने लगी थी। सरकार को भाई ये लगने लगा था कि मौलिक कर्तव्य जैसी चीज होनी चाहिए भारत के अंदर। इस वजह से भाई जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 1976 में उन्होंने एक समिति बना दी मौलिक कर्तव्यों के लिए, जिसका नाम था भाई स्वर्ण सिंह समिति। आप इसे भाई एक संस्था भी कह सकते हो या डिपार्टमेंट कह सकते हो। एक डिपार्टमेंट बना दिया भाई, जिसका काम था कि वो मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूरी जांच पड़ताल करेगी और एक पूरा बेस रेडी करके देगी, ताकि हम अपने संविधान में जोड़ सके मौलिक कर्तव्यों को। तो इस स्वर्ण सिंह समिति को जब बनाया भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1976 में, तो इसने भाई क्या करा, रूस का जो संविधान था उसे स्टडी करा, उसको देखा, भारत के संविधान, भारत के सिचुएशंस वगैरह के हिसाब से इनने मौलिक कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट रेडी करा और फिर भारत की सरकार को सौंप दिया। फिर भाई भारत की सरकार ने 1976 में जाके इसे लागू कर दिया, संविधान में ऐड कर दिया, जिसे भाई हम 42वां संशोधन भी कहते हैं।
यानी कि इससे पहले 41 बार और बदलाव हो चुके थे भाई हमारे संविधान में। अब ये जो बदलाव हुआ था ये 42वां था, या आप इन्हें संशोधन भी बोल सकते हो। अब जब भाई 1976 में मौलिक कर्तव्य जुड़ गए, मौलिक कर्तव्य आ गए भारत में, तो उस टाइम पे भाई 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन आज के टाइम पे देखते हैं हमारे संविधान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो वो जो एक भाई मौलिक कर्तव्य है ये आप लोगों का 2002 में जाके जुड़ा था, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, फिर जाके भाई टोटल जो है 11 हमारे मौलिक कर्तव्य बन गए, और आज के टाइम पे भी 11 ही मौलिक कर्तव्य हैं। अब यहाँ पे एक चीज और नॉलेज के लिए याद रखना भाई, अब ये जो मौलिक कर्तव्यों का पूरा कॉन्सेप्ट दे रखा है ना भाई भारत के संविधान में, तो ये संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद ए में लिखा हुआ भाई। यानी कि भारत का संविधान है भाई, उसको जो है भाग बना रखे हैं, तो एक भाग है 4 और उसका भी पार्ट है भाई ए। उसी में भाई आप लोगों का अनुच्छेद 51 ए मिल जाएगा आप लोगों को लिखा हुआ, उसी में ये मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिख रखा है। तो ये चीज आप लोगों को भाई अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए भी याद रखना है। अब वो मौलिक कर्तव्य कौन से हैं वो सारे मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख रखे हैं, 11 के 11 मौलिक कर्तव्य। तो चलो भाई स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहला जो भाई मौलिक कर्तव्य है भारत के नागरिकों का वो ये है कि भाई हमें संविधान का पालन करना चाहिए। संविधान में जो भी आदर्श बताए गए हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, या हमारी जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, संविधान की संस्थाएं हैं, या हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, और जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इन सबका सम्मान करना चाहिए, इन सबका पालन करना चाहिए। दूसरा मौलिक कर्तव्य है भाई स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि भाई जो हमारी स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानी ने जो आंदोलन वगैरह करे थे, राष्ट्रीय टाइप के आंदोलन, जहां आप उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन भी कह सकते हो, हमें उन सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगला जो भाई हमारा कर्तव्य है वो ये है कि भाई हम लोगों को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। हमें उसमें अपना योगदान देना चाहिए ताकि भाई भारत में जो है यूनिटी बनी रहे, भारत की अखंडता बनी रहे। इसके साथ साथ अगला मौलिक कर्तव्य हमारा ये बनता है कि भाई हम लोग देश की रक्षा करें और जरूरत पड़ने पर भाई हमें देश की सेवा भी करनी चाहिए। फिर चाहे वो हम सेना में भर्ती होके करें या किसी भी टाइप से हम कर सकते हैं अपने देश की मदद, तो वो करें। यह हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। इसके साथ साथ भाई भारत के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को भाई समान भावना का निर्माण करना चाहिए हमें। यानी कि सभी लोगों को हमें समान मानना चाहिए। कोई भी धर्म, भाषा, लिंग के आधार पे किसी के साथ कोई भी भेदभाव जो है नहीं करना चाहिए, और इस समानता की भावना को हमें और ज्यादा फैलाना चाहिए ताकि जिन लोगों के साथ आज के टाइम पे भेदभाव होता है ये सब भी भेदभाव खत्म हो सके। इसके साथ साथ भाई जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, हमें उनका महत्व समझना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए और उन्हें बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए। ये भी एक हमारा मौलिक कर्तव्य है। और हमें भाई अपनी प्रकृति की भी रक्षा करनी चाहिए, और जो प्राणी वगैरह होते हैं, जो जानवर, जीव जंतु वगैरह होते हैं, हमें उनके साथ दया का भाव रखना चाहिए। यानी कि उनके साथ भाई पोलाइट बिहेवियर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है जो बहुत से लोग मारते हैं, काटते हैं, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। इसके साथ साथ भाई वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमें अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए, देश के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके। और सार्वजनिक जो संपत्ति होती है, यानी कि जो सरकारी संपत्ति है जो सबके लिए होती है, उन सारी संपत्तियों की हमें रक्षा करनी चाहिए और उन सब चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके साथ साथ भाई हमें हिंसा से भी दूर रहना चाहिए। हमें देश में हिंसा नहीं फैलानी चाहिए, ना हिंसा करनी चाहिए। जो 10वां भाई हमारा मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि भाई हमें व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधि होती है, यानी कि हम जो कुछ काम करते हैं या हम ग्रुप में मिलकर कुछ काम करते हैं, उन सब में भाई हमें दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए, सतत प्रयास करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, देश के लोगों के बारे में सोचेंगे, तो इससे क्या होगा, देश की तरक्की होगी, देश की प्रगति होगी। अब आखिरी जो है भाई हमारा 2002 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य, वो ये है कि भाई हमारा अगर 6 से 14 साल की उम्र के बीच का कोई बच्चा है तो हमें भाई उसे शिक्षा दिलवानी चाहिए। ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। तो आई होप आप लोगों को 11 के 11 मौलिक कर्तव्य जो है हमारे समझ में आ गए होंगे। इन्हें मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया, बट आप ऑलरेडी जो है इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन कर दोगे अगर आप लोग ये सब चीजें समझ चुके हो तो।
अदरवाइज आप इन लोगों को ऐसे भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पेपर में इतना एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के लिए काफी है। बाकी जो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है वो विशेषताएं, महत्व और आलोचनाओं को एक्सप्लेन करना है। अगर आप इन्हें जोड़ देते हो तो आप लोगों को मौलिक कर्तव्य एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप भाई अब मौलिक कर्तव्य की विशेषता भी समझ लेते हैं। तो भाई भारत के जो मौलिक कर्तव्य है उसकी पहली विशेषता तो यही है कि भाई उसमें नैतिक और नागरिक कर्तव्य, दोनों टाइप के कर्तव्य जो है जुड़े हुए हैं। जो और देशों में मौलिक कर्तव्य है भाई वहां पे ऐसा नहीं होता होगा। ये हमारे देश के मौलिक कर्तव्य की स्पेशलिटी है कि हमारे में भाई नैतिक और नागरिक कर्तव्य दोनों जो है जुड़े हुए हैं। अब ये नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य होता क्या है वो मैंने भाई आप लोगों के सामने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। आप खुद से पढ़ के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा इजिली। अगली जो भाई हमारी विशेषता है मौलिक कर्तव्यों की वो ये है कि भाई जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक पर ही लागू होते हैं। जबकि भाई जो मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में वो भाई हमारे देश के नागरिकों पर और जो विदेशी नागरिक आते हैं बाहर से घूमने फिरने उन सब पर लागू होते हैं। लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं होते हैं। इसके साथ साथ भाई हमारी मौलिक कर्तव्यों की एक और विशेषता है वो ये है कि भाई अगर मौलिक अधिकारों का कोई पालन नहीं करता भारत का नागरिक या कोई व्यक्ति भारत का मौलिक अधिकारों का रिस्पेक्ट नहीं करता तो भाई उसको किसी भी टाइप का दंड जो है नहीं दिया जाएगा। यानी कि यह आप लोगों की खुद की मन की इच्छा है कि आप लोगों को मौलिक कर्तव्य मानने हैं या नहीं मानने। इसके लिए आप लोगों को कोई भी दंड वगैरह जो है नहीं दिया जा सकता। जैसे कि भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसी की तरह सेम जो है मौलिक कर्तव्यों का भी कॉन्सेप्ट है। इनको मानने ना मानने से आप लोगों को दंड नहीं दिया जा सकता। आपकी मर्जी है तो मानो, नहीं मर्जी है तो मत मानो। इसी वजह से भाई जब राष्ट्रीय गान होता है तो आपने देखा होगा बहुत से लोग तो उसके रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं और बहुत से लोग कभी कभी बैठे रहते हैं, तो उनको कभी कोई कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उनकी मर्जी है। आई होप आप लोगों को ये 3 विशेषताएं समझ में आ चुकेंगी। अब भाई महत्व के बारे में देख लेते हैं मौलिक कर्तव्यों के। जो पहला महत्व है भाई वो ये है कि जो मौलिक कर्तव्य है हमारे वो भाई हमें ये याद दिलाते हैं कि भाई हमारे देश के प्रति भी कुछ काम है, कुछ कर्तव्य है, कुछ ड्यूटीज है। फॉर एग्जाम्पल हमें भाई अपने संविधान की रिस्पेक्ट करना चाहिए, राष्ट्रीय गान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और देश की अखंडता, देश की सुरक्षा, देश में हिंसा ना करना, इन सब चीजों को बनाए रखना चाहिए और देश के सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। देश में भाई जितने भी जीव जंतु रहते हैं उन सबको रिस्पेक्ट से देखना चाहिए, सबको दया की भावना से देखना चाहिए। तो ये भाई हमारे देश के प्रति कर्तव्यों को याद दिलाता है कि भाई हम देश के नागरिक होने की वजह से हमारी कुछ कर्तव्य भी बनते, कुछ ड्यूटीज भी बनती है। इसके साथ साथ भाई अगला महत्व हमारे मौलिक कर्तव्यों का ये है कि भाई हमारे मौलिक कर्तव्य हमें समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी देते हैं। यानी कि मौलिक कर्तव्य हमें ये सिखाते हैं कि भाई हमें जो है समाज के खिलाफ या देश के खिलाफ कोई भी काम वगैरह जो है नहीं करना चाहिए, ना ही उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना ही उनको बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ साथ भाई हमारे मौलिक कर्तव्यों का एक महत्व ये भी है कि भाई ये हमें याद दिलाते हैं कि भाई संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार तो दिए हैं जिस वजह से भाई हम स्वतंत्र हैं और हमारे साथ समान व्यवहार किया जाता है, हमारा विकास हो रहा है, हमें शिक्षा का भी अधिकार मिल रहा है उसके तहत। लेकिन हमारे मौलिक कर्तव्य हमें ये भी याद दिलाते हैं कि भाई देश के नागरिक होने के प्रति भाई हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी बनते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ भाई अगला जो महत्व है मौलिक कर्तव्यों का वो ये है कि भाई मौलिक कर्तव्य देश के जो नागरिक होते हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनमें डिसिप्लिन लाने का काम करते हैं और उनमें प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट लाने का काम करते हैं, जिसकी मदद से भाई क्या होता है लोग अपना भी विकास कर पाते हैं और राष्ट्र के जो लक्ष्य होते हैं उनमें अपनी भाई भागीदारी देने की कोशिश भी करते हैं ताकि भाई देश का भी कुछ विकास हो सके, देश भी अपने लक्ष्य प्राप्त कर सके। इसके साथ साथ भाई जो लास्ट महत्व है हमारे मौलिक कर्तव्यों का वो ये है कि भाई मौलिक कर्तव्यों की मदद से देश में भाईचारे की भावना बढ़ती है, देश में एकता की भावना बढ़ती है, जिसकी वजह से भाई देश में सभी लोग जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। आपने देखा है कि भाई भारत में जो है कितने टाइप के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन सब जो है कभी कभी एक परिवार की तरह लड़ते हैं लेकिन एक भी हो जाते हैं, सब मित्र भी हो जाते हैं, भाई बंधु बन जाते हैं। ये सब चीजें भाई हमारे मौलिक कर्तव्यों की देन है।
क्योंकि ये चीज हमें याद दिलाती है कि भाई हम सब भारत के ही नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के प्रति हमारी ये सारी ड्यूटीज बनती हैं, ये सारे मौलिक कर्तव्य बनते हैं। आई होप आप लोगों को मैथ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट टॉपिक भाई आप लोगों को पेपर में जो लिखना जरूरी है, आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, वो है भाई मौलिक कर्तव्यों की आलोचना। यानी कि जो हमारे भारत के मौलिक कर्तव्य हैं उनकी भाई कुछ कमियां भी गिनवाई हैं बहुत से लोगों ने, बुराई करने वाले लोगों ने। तो वो सारी कमियां भी भाई अगर आप पेपर में लिख दोगे तो आपका आंसर जो है थोड़ा कैची बन जाएगा, जिससे आप लोगों को मार्क्स गेन करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो पहली जो आलोचना है भाई, जो पहली कमी गिनवाई है बुराई करने वाले लोगों ने, वो ये गिनवाई है कि भाई हमारे जो मौलिक कर्तव्य है ना वो तो अच्छे हैं, लेकिन उसमें कुछ और मौलिक कर्तव्य, महत्वपूर्ण कर्तव्य और होने चाहिए थे। जैसे कि भाई वोट डालना, सभी नागरिकों को वोट डालना चाहिए, उनका एक ये मौलिक कर्तव्य होना चाहिए था। या टैक्स वगैरह, कर वगैरह जो होता है ना, टैक्स वगैरह, वो सभी नागरिकों को भरना चाहिए, ये भी हमारे को एक मौलिक कर्तव्य के तौर पे ही ऐड करना चाहिए था अपने संविधान में। तो कहीं ना कहीं ये कमी बताई है आलोचना करने वाले लोगों ने। दूसरी जो आलोचना बताई है वो ये है कि भाई जो हमारे मौलिक कर्तव्य है ना ये अस्पष्ट है या बहुअर्थी है। यानी कि आलोचना करने वाले लोग ये कहते हैं कि भाई भारत के जो मौलिक कर्तव्य है ना वो थोड़े समझ से परे हैं। भाई उनका अर्थ अगर हम निकालने बैठते हैं तो उसके बहुत सारे मतलब निकल के आते हैं, जिस वजह से क्या है भारत के नागरिकों को भी समझने में दिक्कत होती है। जो आम नागरिक है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसे समझने में दिक्कत होगी ये मौलिक कर्तव्य। और देखा जाए तो भाई अगर मैं आप लोगों को इतनी इजीली समझा दिया, लेकिन जिसको भाई कम पढ़ा लिखा उसे समझने में थोड़ी दिक्कत होगी ये मौलिक कर्तव्य को। इसके साथ साथ भाई अगली कमी ये गिनवाई है आलोचकों ने कि भाई जो मौलिक कर्तव्य हैं इन पर भाई अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। यानी कि कुछ लोग अगर इसका पालन करते हैं तो ठीक है, कुछ लोग नहीं करते तो भी ठीक है, कोई भी उस बंदे को सजा नहीं दी जाएगी जो इसका पालन नहीं करता। तो ये कहीं ना कहीं एक कमी के तौर पे गिनवाई है आलोचकों ने। वो कहते हैं कि भाई ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग जो है फिर मौलिक कर्तव्यों के डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उनको सही से नहीं मानते हैं। अब जो आखिरी आलोचना बताई है आलोचकों ने या कमी गिनवाई है वो ये गिनवाई है कि भाई जो भारत का संविधान है, मान लो ये भाई भारत का संविधान है, भारत के संविधान में अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि भाई जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भाग 4 के पार्ट ए में बताए गए हैं, अनुच्छेद 51 ए में। तो बुराई करने वाले लोग भाई ये कहते हैं अगर आप लोगों को मौलिक कर्तव्य की रिस्पेक्ट बढ़ानी थी, आप ये चाहते हैं कि भाई इसको और अच्छे से लोग पालन करें, तो भाई इसे आप जो है भाग 4 में मत जोड़ते बल्कि भाग 3 में जोड़ते। भाग 3 में इसलिए क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया और मौलिक अधिकारों का भाई हर कोई जो है रिस्पेक्ट करता है और हर कोई जो है मानता है। इस वजह से ही भाई आलोचना करने वाले लोग ये कहते हैं कि आप लोगों को भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए हैं ना वो भाग 4 में नहीं रखने चाहिए थे, भाग 3 में रख देते मौलिक कर्तव्य को तुरंत बाद। जिस वजह से क्या होता, लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं मौलिक कर्तव्यों की और उनका ज्यादा अच्छे से पालन करते। आई होप आप लोगों को ये सारी आलोचनाएं, ये पूरा टॉपिक मौलिक कर्तव्यों का समझ में आ गया होगा। आप लोगों से भाई मौलिक कर्तव्यों के बारे में कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आप लोगों को सिंपली ये पूरा एज इट इज जो है टेप देना है, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई तो ये चीज सारी आप अपनी लैंग्वेज में भी पेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट्स का लिंक भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ जाना मेरी मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।